गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्लास 10 के ये चैप्टर का हम लोग सेकेंड पार्ट। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में स्टार्ट हुआ था फ्रांस में, यूरोप के एक कंट्री फ्रांस में स्टार्ट हुआ था, और वहाँ के लोगों के हालात कैसे धीरे धीरे करके उसके वजह से चेंज हुआ। वहाँ पे सोसाइटी, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, ये सभी जगह में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे एक लंबे टाइम के लिए वहाँ पर एक इफेक्ट लेकर आए थे। तो अभी तक हम लोग सिर्फ यही देखा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो फ्रांस के अंदर में उसके ऊपर कैसे इफेक्ट लेकर आए थे। लेकिन मैंने अभी तक इस यहाँ तक जो ये चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे स्प्रेड हुआ, यहाँ तक मैंने नहीं आया अभी तक। तो इस वीडियो में हम लोग उसी जगह तक हम लोग जाएंगे धीरे धीरे करके। ये चीज एक इंपॉर्टेंट होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में वहां से जो आइडियोलॉजी आया था, ये आइडियोलॉजी आप लोगों ने कैसे उनको एक्सेप्ट करें और कैसे उस आइडियोलॉजी को वो अपने लिए या कंट्री के लिए उसे यूज करें। तो ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, और देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद रेवोल्यूशन से जो एक बंदा यहाँ पर आए थे उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट बंदा ये कैसे फ्रांस और उसके साथ साथ पूरे यूरोप के हिस्ट्री को उन्होंने एफेक्ट किया था, कैसे उन्होंने उसी जगह का पूरा कंडीशन को चेंज कर दिया था, और उसके वजह से उन्होंने जो एम्पायर बनाने की जो कोशिश की थी पूरे यूरोप जोड़कर, उसके वजह से फ्रांस में जो आइडियोलॉजी आया था इस आइडियोलॉजी कैसे स्प्रेड किया। तो आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं। तो इस ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ के दो यहाँ पर सब टॉपिक है। हालांकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो इसलिए दोनों सब टॉपिक को हम लोग अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म को कैसे वहां पर आए थे, और दूसरा द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। मतलब दो रेवोल्यूशन हुआ था और धीरे धीरे चेंज हो रहे थे 1830 से 1848 के अंदर। ये दूसरे वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखते तो पहला जो टॉपिक है हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि व्हाट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म का मतलब है जातीयतावाद। मतलब एक जाति, वो जाति जहां पर रहता है उसी जगह के लिए उनके मन में एक भावना। जाति पहले कैसे बनते हैं? जाति बनने के लिए वो एक ही जगह में जो लोग रहते हैं ये कॉमन लोग होगा, मतलब सभी का बेसिक थीम एक ही टाइप का होगा। उन लोगों के बीच में एक यूनिटी होगा, उन लोग के एक ही कॉमन भाषा होगा, उन लोगों के कल्चर भी एक होगा, उन लोग अपने आप से अब एक दूसरे से जुड़ा होंगे, वो लोग एक ही गवर्नमेंट के अंदर होंगे। या अगर ये सब चीज अगर आ जाता है तो वो लोग अपने आप को जाति बोल सकते हैं। तो जाति, अब जाति जब आ जाता है ना, जब वो लोग अपने आप को जाति बोलेंगे तो ये जाति मतलब एक जाति जब अपने आप को अपने जो आइडियोलॉजी के लिए या अपने लिए जब लड़ाई करते हैं ना, तो ये हो गया जातीयतावाद यानी नेशनलिज्म। मतलब अपने नेशन के लिए उनके बीच में जो भावना आता है ये नेशनलिज्म। और ये आइडियोलॉजी फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए थे। लेकिन इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये आइडियोलॉजी पूरे यूरोप में स्प्रेड होने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था नेपोलियन बोनापार्ट। तो देखते हैं, नेशनलिज्म इज ए फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड लॉयल्टी दैट कॉजेस पीपल टू थिंक ऑफ देमसेल्फ एज ए नेशन। तो नेशनलिज्म क्या है? एक फीलिंग है ऑफ बिलोंगिंग एंड लॉयल्टी। तो
अपने राष्ट्र के प्रति, अपने नेशन के प्रति एक फीलिंग आता है, जो लॉन्गिंग, जो लॉयलिटी के लिए लोगों के बीच में ये सोच आते हैं। तो ये हो गया नेशनलिज्म, मतलब अपने राष्ट्र के प्रति प्यार। तो हम लोग इंडिया में अभी है, तो हम लोग अभी इंडिया राष्ट्र के प्रति जो हमारे जो भावना है, ये हमारा एक नेशनलिज्म आइडियोलॉजी हो जाएगा। ड्यूरिंग द 19th and 20th century, nationalism was a powerful force that could, तो 19 और 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी मतलब 1801 से 1900, और दूसरा 20th सेंचुरी 1901 से 2000। ये दोनों टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो नेशनलिज्म वाज ए पावरफुल फोर्स दैट कूड, ये क्या था, क्रिएट वन नेशन फ्रॉम मेनी सेपरेट कंट्रीज। तो एक नेशन बनाना जो अलग अलग कंट्री में पहले डिवाइड हुआ था, जैसे इटली एंड जर्मनी, ये चीज एक हो सकता है। और दूसरा, ब्रेक वन नेशन अप इनटू मेनी कंट्रीज, एक बड़ा सा नेशन को छोटे 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 बहुत सारे कंट्री में डिवाइड करना, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टार्की, ऐसा भी हो सकता है। पहले वाला जो इंसिडेंट ये 19th सेंचुरी में देखा था, जो इटली एंड जर्मनी के जो यूनिफिकेशन हुआ था, और दूसरे वाला जो है ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टार्की, इनका जो डिवाइडेशन हो रहा था, ये आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। ये 20th सेंचुरी में हम लोग देखे थे। यहां से नेशनलिज्म आ रहे थे। जैसे यहां से नेशनलिज्म आने का मेन कारण क्या था, मतलब मैंने बोला कि एक जाति के लिए जो भावना, मतलब अपने लिए एक कंट्री होगा, उस कंट्री में हम लोग एक साथ रहेंगे। इटली जर्मनी में ये भावना आई कैसे, क्योंकि इटली जर्मनी थे बाहर के कंट्री के अंदर थे, लेकिन इंडिपेंडेंस और नेशनलिज्म थोड़ा सा अलग है। नेशनलिज्म के आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करके इंडिपेंडेंस आता है। तो ये लोग बाहर के कंट्री से अलग, आप बाहर के कंट्री के अंदर थे, लेकिन सिर्फ एक बाहर के कंट्री के अंदर नहीं, अलग अलग कंट्री के अंदर थे, एक इटली एंड जर्मनी। तो इनका जो मेन मोटिव था कि पहले तो इंडिपेंडेंट होना है, और दूसरी बात है कि जितने भी हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड है ना, ये सबको एक साथ जोड़ना है। मतलब सभी जो इटालियन लोग या सभी जर्मन लोग जो अलग अलग जगह में ले रहे हैं, ये सबको एक साथ जोड़ना है, एक टोटल हम लोगों को जर्मन या इटली कंट्री बनाना है। तो ये हो गया, तो उनके नेशनलिज्म आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करके आए थे। और दूसरी बात, जो यहां पर ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की के बारे में बोला जा रहा है, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की, ऑस्ट्रिया में जो वहां पर जो एम्पायर थे, हैब्सबर्ग एम्पायर, और टर्की में जो ऑटोमन एम्पायर थे, ये एम्पायर बहुत बड़ा था, और इस एम्पायर के अंदर भी बहुत सारे मतलब अलग अलग एरिया को ये लोग कब्जा करके अपने अंदर रखे थे, और वहां पर भी बहुत सारे अलग अलग जाति के लोग रहते थे। तो जैसे इटली जर्मनी यूनिफिकेशन हुआ था, ये इंसिडेंट भी उन लोगों को भी बहुत ज्यादा उनको इन्फ्लुएंस किया था। तो वो लोग भी सोचने लगे थे कि हम भी हमारे लिए अलग से कंट्री बना सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अब ऑस्ट्रिया हंगरी के जो एम्पायर के अंदर, या ऑटोमन टर्की में जो ऑटोमन एम्पायर थे उसके अंदर थे, तो वहां से धीरे धीरे अपने इंडिपेंडेंट के लिए वो लड़ना स्टार्ट कर दिया, और यहां से धीरे धीरे वो अपना आजादी लेना स्टार्ट कर दिया। और ये कौन सी आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करके आए थे, नेशनलिज्म आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करके आए थे। यानी नेशनलिज्म आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करके ही उन्होंने अब धीरे धीरे उस एम्पायर के खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर दिया। फिर उस एम्पायर से वो अपने कंट्री को वहां से आजाद करके वो धीरे धीरे बाहर में आने लगे। ये आया था प्योरली नेशनलिज्म आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करके। और ये दो जो सेंचुरी था, 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी, ये सेंचुरी में नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी सबसे ज्यादा देखा गया था। आप देखते हैं कि मैंने बोला है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सिर्फ फ्रांस में अंदर में वो नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी वहां पर कंट्रोल नहीं था, वहां से वो धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में फैलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कैसे, ये इसके बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ही तो बंदा था जो नेशनलिज्म को फैलाया था। लेकिन कैसे, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। तो कैसे, नेपोलियन, हम पहले जानते हैं नेपोलियन कौन है। तो नेपोलियन थे एक ग्रेट फ्रेंच हीरो हु सेव्ड फ्रांस फ्रॉम डिस्ट्रक्शन एंड स्टार्टेड इफेक्टिव न्यू प्रोग्राम्स। ये एक तरह का सा सोचना था। दूसरा है ए पावर हंग्री डिक्टेटर हु यूज फ्रांस प्रॉब्लम एज अपॉर्चुनिटी टू टेक ओवर एंड एलिमिनेट द पर्सनल फ्रीडम्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। दूसरे तरीके सोचना,
बेनेवोलेंट डिक्टेटर, तीसरे तरीके से सोचना, और इसके अलावा भी बहुत सारे सोच था। मतलब नेपोलियन बोनापार्ट को लेकर हिस्टोरियन के बीच में बहुत सारे डिबेट थे, कॉन्टेम्पोररी हिस्टोरियन और आज के दिन के भी हिस्टोरियन, कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो काम किया था ये काम सही था या गलत था। उन्होंने रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को सच में फ्रेंच रेवोल्यूशन को बढ़ाने के लिए वो मदद किया था, मतलब रेवोल्यूशन को आदर्श को मेंटेन के लिए मदद किया था, या रेवोल्यूशन को तोड़ मोड़ कर वो अपने फायदे के लिए यूज किया था। तो इसी के सोच के अंदर जो डिबेट हो रहा था, किसी हिस्टोरियन ने बोल रहे थे नहीं वो नेपोलियन बोनापार्ट रेवोल्यूशन के संतान है, वहां से उन्होंने आए थे। तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि एक ग्रेट फ्रेंच हीरो, ये फ्रेंच हीरो उनको माना गया था, हु सेव्ड फ्रांस, जो उन्होंने फ्रांस को सेव किया है फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, जो फ्रांस धीरे धीरे खत्म होने वाला था वहां से फ्रांस को सेव किया है, एंड स्टार्टेड इफेक्टिव न्यू प्रोग्राम्स, और वहां से फ्रांस में एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो कुछ हिस्टोरियन को मानना यह था। ऑब्वियसली कुछ हिस्टोरियन इसके खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया। कौन, मतलब क्या बोला, देखते हैं। ये पावर हंग्री डिक्टेटर, मतलब ऐसे एक डिक्टेटर बनाया गया उनको जो पावर हंग्री थे। हु यूज फ्रांस प्रॉब्लम, जो फ्रांस के प्रॉब्लम को, उसके मौके को लेकर एज अपॉर्चुनिटी, मतलब इसको एक मौके की तरह से देखा था, टू टेक ओवर एंड एलिमिनेट द पर्सनल फ्रीडम्स। तो इसको काम में लगाकर वो खुद वहां का एम्पेरर बने थे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे फ्रांस के ऊपर कंट्रोल किया, वहां से लोगों के बीच में, लोगों के अंदर में जो फ्रीडम थे उस फ्रीडम को हटाया, लोग को अपना गुलाम बनाया। क्रिएटेड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में बाद टाइम में जो आइडियोलॉजी आए थे, लोगों के बीच में जो सोच आए थे, उस सोच को पूरा खत्म कर दिया था। तो देखा जाए नेपोलियन बोनापार्ट का भी बहुत ज्यादा रोल है फ्रांस में, और कुछ अच्छा भी रोल है, कुछ बुरा भी रोल है। लेकिन ये भी सही है कि ये हिस्ट्री हमेशा क्या है कि उस युग के हिसाब से चलता रहता है। ये आज के दिन के हिसाब से हम नेपोलियन बोनापार्ट को हम लोग उसको ना एग्जामिन नहीं कर सकते। ये अगर एग्जामिन करना है तो उसी टाइम पीरियड के हिसाब से करना है, और अलग अलग हिस्ट्रियन का अलग अलग सोचना होता है। और वो जैसे होता है ना, एक सिक्के के दो पहलू, तो वो जब एक तरीके से सोचना होता है, दूसरे तरीके से सोचो तो वो दूसरे एंगल से होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज बोला जा रहा है। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के आइडियोलॉजी को पूरे यूरोप में स्प्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा काम किया था, मतलब इनडायरेक्टली किया था। तो ये भी एक अच्छा काम हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट से। और दूसरे एंगल से देखा जाए तो जिस आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए वो लड़ना स्टार्ट किया था, उस आइडियोलॉजी को ही वो बाद में खत्म कर दिया था यूरोप में, जब दूसरे कंट्री में जाकर वो अपना कब्जा बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये दूसरे एंगल से आप सोचो। उसके बाद बेनिवोलेंट डिक्टेटर, मतलब डिक्टेटर भी है, ऊपर से बेनिवोलेंट भी है, मतलब लोगों का मदद करने वाला डिक्टेटर, ऐसा टाइप का हो गया। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे उनके लिए मतलब नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए थे। क्रिएट ए पोस्टर स्केच दैट टेक्स योर स्टैंड, योर पोस्टर स्केच शुड हैव ए विजुअल ए लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ कंप्लेंट्स। तो तुम लोगों को क्या करना होगा, तुम लोग नेपोलियन बोनापार्ट को तुम लोग किस एंगल से देखते हो। तो ये इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें उसके क्या क्या अचीवमेंट था, उसके अगेंस्ट में क्या कॉम्प्लेन आया था। तो ये दोनों को आप टैली करो, दोनों साइड में रखो, दोनों को टैली करो, तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट सही है या गलत था। डिफीटिंग नेपोलियन, तो नेपोलियन बोनापार्ट आप धीरे धीरे क्या किया, 1804 में वो फ्रांस के एम्पेरर बने। अब वहां से पहले मैंने बोला था 1799 में, पहले पिछले वीडियो में बोला था 1799 में जो डिक्टेटर रूल को उन्होंने खत्म किया, और वहां से वो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में वो गवर्नमेंट में आए थे। और 1802 के बाद से वो देखा जाए फ्रांस के वहां पर कॉन्सुलेंट जो रूल चल रहा था वहां पर, वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था वहां पर। और 1804 से देखा जाए वहां का एम्परर बन गया कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा चेंज करके। और 1804 से 18 लगभग देखा जाए 1814 था, पूरे यूरोप में मतलब एक तहलका मचा दिया था नेपोलियन बोनापार्ट। जहां पर जा रहे थे वहां पर ही वो जीत रहे थे, जहां पर जा रहे थे। तो यहां पर जैसे एक मैप दिया गया डिफीटिंग नेपोलियन, यहां पर देखो, यहां पर जैसे 1804 में नेपोलियन क्राउन्स हिमसेल्फ
एम्परर ऑफ फ्रांस, ये जो इंग्लैंड के पास में दिया गया है ना, यहाँ पर छोटा सा पॉइंट करके 1 नंबर पॉइंट में दिया गया, नेपोलियन क्राउन्स हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस के वहाँ पर जो अपना वहाँ का एम्परर बने थे 1805 से 1806 तक। ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, स्वीडन फ्रॉम अलायंस अगेंस्ट फ्रांस। तो सभी लोग मतलब नेपोलियन के खिलाफ कम से कम 3 अलायंस आए थे यूरोप में। तो सभी मतलब प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, फ्रांस, ये सभी मतलब ये सब ब्रिटेन, ये सभी कंट्री फ्रांस के खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर दिया नेपोलियन बोनापार्ट को रोकने के लिए। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट एक के बाद एक सक्सेसफुल हो रहे थे, एक के बाद एक बैटल जीत रहे थे और एक के बाद एक कंट्री को अपना कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद देखा जाए, ये जो पॉइंट नंबर 3 है, हाफ ए मिलियन ट्रूप्स डाइड और डेजर्ट नेपोलियन ड्यूरिंग द रशियन कैंपेन। नेपोलियन पूरे लाइफ में 2 गलती की थी। तो एक उसके अंदर एक था जो रशिया में वो अटैक करना। तो वहां पर हाफ ए मिलियन ट्रूप्स डाई और डेजर्ट नेपोलियन ड्यूरिंग द रशियन कैंपेन। तो रशिया के कैंपेन में जब जा रहे थे 1812 से 1813 के टाइम पीरियड में, तो वहां पर नेपोलियन के जो आधे से ज्यादा ट्रूप वहां पर उसका खत्म हो गया था, वहां पर मारे गए थे रशिया में। ये नेपोलियन के जो नेपोलियन को जो हारने का तरीका मतलब हारना स्टार्ट हुआ था इसी टाइम से लगभग बोल सकते हैं। पहले स्पेन में वहां पर हुआ था, जो वहां पर भी एक बैटल में के दौरान वहां पर हारे थे, और फिर यहाँ पर भी ऐसे रशिया से बहुत ज्यादा उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। उसके बाद 1814, ये फोर्थ वाला पॉइंट, नेपोलियन इज सेंट इनटू एक्साइल एस्केप्स द नेक्स्ट ईयर। तो नेपोलियन को एल्बा, यहाँ पर जो है यहाँ पर मेडिटेरियन सी में जो एल्बा नाम का जो आइलैंड है वहां पर उनको भेजा गया था, कि वो वहां पर उनको बंदी बनाकर वहां पर भेजा गया था कि नेपोलियन वहां पर ही रहेंगे 1814 में। लेकिन इसके बाद भी हिस्ट्री ओवर नहीं होता, इसके बाद भी हिस्ट्री थोड़ा सा है। तो जो भी है मतलब यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट कैसे उस टाइम में अगर देखा जाए, स्पेन, पोर्तुगाल, फ्रांस में तो थे ही, हैम्बर्ग, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रियन एम्पायर के ऊपर उनका इफेक्ट, वाशा, प्राशिया, मतलब सभी जगह, नॉर्वे, डेनमार्क, सभी जगह में नेपोलियन के इफेक्ट आए थे। सिर्फ देखा जाए सिर्फ 2 जगह को छोड़कर, एक रशिया और दूसरा इंग्लैंड। इंग्लैंड के खिलाफ भी उनको बहुत सारे बैटल में लड़ाई उनको लड़ना पड़ा था, सिर्फ एक बैटल को छोड़कर जो नेपोलियन बोनापार्ट अपने लड़ाई के पहले टाइम में जो एक पिरामिड का वॉर हुआ था, जो अफ्रीका के वहां पर इजिप्शियन कॉलोनी को लेकर, तो इस वॉर में सिर्फ जीते थे। लेकिन उसके बाद जितने भी लड़ाई लड़े थे इंग्लैंड के खिलाफ, सभी लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट हारे थे। और रशिया के खिलाफ भी तो उनका हारना जो था ना, ये मतलब उनके उनके मतलब जो नेपोलियन बोनापार्ट के जो आर्मी एक अनडिफिटेड जो स्ट्रीट थे, स्ट्रीट को ही तोड़ दिया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट उसके बाद से धीरे धीरे करके डिक्लाइन होना स्टार्ट किया। नेक्स्ट स्लाइड में नेपोलियन का रशियन कैंपेन 1812। रशियन कैंपेन में जैसे यहाँ पर कैसे वो रशिया कैंपेन स्टार्ट किया था उसके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। जैसे जून 1812 यहाँ पर पहला पॉइंट में दिया गया, नेपोलियन एंड हिज ट्रूप्स मार्च अक्रॉस द नेमन रिवर एंड इनटू रशिया। तो नेमन रिवर को क्रॉस करके वो रशिया में एंटर किया था उसमें जून 1812 में। उसके बाद नेक्स्ट, तो यहाँ पर उनके टोटल आर्मी कितने थे, ये यहाँ पर टोटल आर्मी कितने थे वो यहाँ पर देख रहा हूँ। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है 4,22,000 टोटल उनके आर्मी के जो पॉपुलेशन थे ये उस टाइम में थे। तो ये जो ट्रूप और भी आगे गया जाकर वो क्या हुआ, पोलोटॉस्क के आसपास जब आए थे, तो यहाँ पर देखा रहा है कि नेपोलियन सेंट ट्रूप्स टू पोलोटॉक्स टू प्रोटेक्ट हिज लेफ्ट फ्लैंक। तो वहां से मतलब दोनों पार्ट में डिवाइड हो गए। एक पोलोटॉक्स के जो टाइप वहां पर कम से कम 50,000 जिसे आसपास लोग उन्होंने भेजे थे, तो जो एक ट्रूप वहां पर भेजे थे। तो उसके बाद वो आगे जाकर क्या हुआ, रिड्यूस बाय डिजर्शन, डिजीज, स्टारवेशन। तो मतलब वहां पर डिजर्शन, डिजीज और स्टारवेशन के वजह से और बहुत सारे सोल्जर्स वहां पर मारे जाना स्टार्ट कर दिया। और अभी वहां पर 1,75,000 के आसपास वहां पर लोग जिंदा है जो स्मोलेंस के वहां पर, और अनदर 30,000 डाइड देयर। तो वहां पर भी और भी जाकर 30,000 लोग मारे गए। मतलब कितने ज्यादा लोग अब धीरे धीरे करके मारे जाना स्टार्ट कर दिया। तो ये बहुत सारे कारण थे मारे जाने के लिए। तो ये एक मारे जाने के लिए सबसे बड़ा जो कारण थे ना, तो ये रशियन लोग एक स्ट्रैटेजी लिया था। जो रशियन लोग जो स्ट्रैटेजी लिया था कि वो
धीरे धीरे करके वो पीछे जा रहे थे, वो नेपोलियन के साथ सीधा उस लड़ाई में नहीं आ रहे थे, नहीं लड़ाई में नहीं आकर वो धीरे धीरे करके पीछे जा रहे थे। तो ये जो पॉलिसी था ये था स्कॉटसेट आर्थ पॉलिसी, जो रशिया ने वो पॉलिसी लिया था। यहाँ पर है ना, द हार्श विंटर एंड रशिया स्कॉटसेट आर्थ पॉलिसी डिवास्टेड द फ्रेंच आर्मी एंड फोर्स नेपोलियन टू रिट्रीट। तो उन्होंने जो पॉलिसी लेते, ये पॉलिसी क्या है, ये पॉलिसी स्पेशली था कि रशिया ने सोचा कि हम लोग नेपोलियन नेपोलियन रशिया के हालात ऐसे, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर कंडीशन देखा जाए, ऐसे वहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन नेपोलियन जब अटैक किया तो वहाँ पर सितंबर के आसपास उन्होंने रशिया को अटैक किया था। अब उन्होंने क्या किया, रशिया ने नेपोलियन के साथ सीधा लड़ाई में ना गया कर उन्होंने पीछे जाना स्टार्ट किया, क्योंकि उनको पता था कि नेपोलियन के जो आर्मी या ट्रूप है ये बहुत ज्यादा है, उनके साथ लड़ाई करने जाओ तो हार जाएंगे। तो उन्होंने धीरे धीरे पीछे जाना स्टार्ट कर दिया, फिर नेपोलियन भी आगे बढ़ रहे थे, और वो पीछे जब जा रहे थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां के जो जहां जहां शहर के जहां पर जहां से वो पीछे हट रहे थे उस सब जगह को जला रहे थे। तो वहां पर जैसे वहां का पेड़ पौधे, वहां पर जो एनिमल्स रहते थे, ये सभी को उनको जला कर राख कर दिया था। तो वहां पर रहने का कोई जगह नहीं था, वहां पर आप खाने का भी कोई चीज नहीं था। तो अभी इस हालत में जब देखा जाए, इस हालत में जो रशियन लोग वहां से निकल गए थे, अब नेपोलियन की जो आर्मी वहां पर जब आए थे तो वहां पर आकर उनको रहना है, लेकिन रहेंगे कहाँ पर, रहने के लिए भी जगह नहीं है, और क्या है वहां पर खाने के लिए भी जगह नहीं है। मतलब वहां पर सभी जगह में देखा जाए वहां पर मतलब पूरे वीरान जगह था उस टाइम में, पूरे जगह आग लगा हुआ था, जो वहां पर बार्निंग होकर वो पूरा मतलब वो भस्म हो गया था वहां पर। अब उनके खाने के लिए रसद अब वहां उनको ले आना पड़ रहा है, कि जो रशिया के एंटर करने पहले जहां से वो पहले रसद लेते थे वहां से उनको रसद ले आना पड़ रहा है। तो ये भी नेपोलियन के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, और सबसे बाद उनके बहाने के अंदर जो इतना रसद था, ये रसद भी धीरे धीरे करके खत्म होने वाला था। और धीरे धीरे करके नेपोलियन जितने अंदर तक जा रहे थे उतने ज्यादा वो फंसते जा रहे थे, क्योंकि धीरे धीरे करके ये सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर आना स्टार्ट कर दिया। और इसी टाइम में क्या हुआ था, रशिया में ठंडी आना स्टार्ट कर दिया। रशिया का ठंडा तो पता है कितने ज्यादा ठंडी वहां पर पड़ती है, ठीक है, माइनस मतलब 50-60 के आसपास चला जाते। तो यहाँ पर इस कंडीशन में नेपोलियन के जो आर्मी थे, ये आर्मी वो उसको टैकल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, वहां पर डिजीज आए थे बहुत सारे, वहां पर उन लोगों के बीच में स्टारवेशन आ रहे थे, तो इसके वजह से बहुत सारे लोग मारे जाना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन September 7, 1812 Napoleon's army fights the battle of Borodino and suffers 30,000 casualties। तो बोरोडिनो के पास यहाँ पर जाकर एक यहाँ पर दोनों के बीच में एक लड़ाई हुआ था, क्योंकि इस टाइम में हुआ था कि रशिया में एक वहां पर वहां का जो रशिया का जो बूढ़े जनरल थे वो पीछे हटने के लिए नीति ले रहे थे, लेकिन कुछ और जनरल लोग वो ये और राजा उन्होंने क्या किया, इस चीज को पसंद नहीं किया, वहां के जो जार थे। तो उन्होंने सोचा कि मतलब ये हमसे पीछे ही हट रहे, तो उन्होंने उस जनरल के बात ना सुनकर उन्होंने अटैक कर दिया था। तो बोरोडिनो के आसपास वो एक लड़ाई हुआ था, इस लड़ाई में रशियन लोग हारे थे। तो नेपोलियन लोग इससे और भी ज्यादा उनको लगा कि हम लोग तो जीत रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक डेमो था। तो इसमें रशियन लोग हारे थे, लेकिन रशियन को कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था इसमें। अब वो मॉस्को तक वो पहुंच गए थे, मॉस्को तक पहुंच गए थे। उसके बाद उनको वहां तक पहुंचने के बाद भी यहाँ तक पूरा जला दिया था, ठीक है, यहाँ तक। तो रशियन अब वहां तो जला दिया, अब नेपोलियन वहां पर पहुंचे, वहां पर पहुंचने के बाद उनको पता चला कि अब यहाँ पर कुछ नहीं है। रशियन लोग धीरे धीरे करके पीछे चल रहे थे, और रशियन लोग क्या कर रहे थे, वो आसपास से मतलब वो ये जो मॉस्को तक नेपोलियन पहुंचे थे, और ये दूसरे रास्ते से रशियन उसके पीछे जो वो जहां से वो सप्लाई हो रहा था, तो वहां पर आकर वो सप्लाई लाइन को काट दिया था नेपोलियन का। अब नेपोलियन गया था वहां पर फंस गया था। तो नेपोलियन की जो आर्मी वो समझ में आ गया उसके कि वो एक षड्यंत्र के उनको शिकार हुआ है। तो अब बहुत ही ज्यादा वो मतलब वहां पर उसी टाइम में वो तुरंत डिसीजन लिया कि वापस जाने का। तो अब मॉस्को से वो घूमकर वापस आ रहे थे। तो September 14, 1812 नेपोलियन एंटर्स मॉस्को टू फाइंड इट इन एशेस। तो वहां पर भी उन्होंने एशेस देखा। टॉर्च बाय द जार ही वेट्स होपिंग टू इंट्रोड्यूस द जार टू सरेंडर। तो वो वहां पर सोचे कि मैं तो मॉस्को को कब्जा कर लिया, अब जार कब सरेंडर करेंगे। October 18, 1812 frustrated and starving, having waited too long for the Tsar, the 1 lakh survivors of the Grand Army begin their hellish retreat through the cruel Russian winter। अब
वेट करते करते वो क्या हुआ, वो वहाँ पर जब वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर वेट कर रहे थे, वेट करते करते वो फ्रस्ट्रेटेड होने लगे, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर मारने लगे। अब 1 लाख सर्वाइवर्स ही बचे थे। तो ये उन्होंने धीरे धीरे मतलब वहाँ पर रशिया के विंटर को सहना उनको लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो अब वापस आना स्टार्ट कर दिया था। नवंबर 1812 द आर्मी रिटर्न्स टू स्मॉल लेक्स एंड फाइंड्स फैमाइन। तो यहाँ पर आकर वो फैमाइन का शिकार हुए थे। द रिमेनिंग 24,000 मार्च ऑन अबॉन्डिंग देयर वुंडेड। तो यहाँ आकर कम से कम बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे थे और बाकी रह गए थे सिर्फ 24,000 लोग। तो ये क्या हुआ, सिर्फ अब ये मतलब घायल हो गए, अब ये वापस आने की कोशिश कर रहे थे। तो द 30,000 इन पोलॉक्स ज्वाइन द 20,000 सर्वाइवर्स। तो यहाँ पर आके जो पोलॉक्स में पहले जो वहां पर 50,000 लोग भेजे थे, तो वहां से कम 30,000 लोग वहां पर वापस आए थे, मतलब वहां पर भी 20,000 लोग मारे गए थे। तो ये आकर ये 24,000 लोगों के साथ यहाँ पर जुड़े, तो मतलब 50,000 के आसपास लोग हुआ था यहाँ पर। फिर वहां से क्या हुआ, December 6, 1812 ट्रूस मार्च फॉर द नेमन रिवर, ओनली 10,000 मेक इन आउट ऑफ रशिया। तो यहाँ पर आकर भी कम से कम सिर्फ 10,000 लोग यहाँ से बाहर निकल पाए। मतलब 4,22,000 लोग लेकर उन्होंने रशिया को अटैक किया और वापस लौटे कितना, सिर्फ 10,000 के आसपास लोग। तो यहाँ से पता चल जाए कि रशिया में उनका अटैक करने का जो प्लानिंग था ये कितना बड़ा प्लान था। तो यहाँ पर देखा जाए कि जियोग्राफी स्किल बिल्डर यहाँ पर जो बोला जा रहा है मूवमेंट, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द ग्रैंड आर्मी टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन द रशियन बॉर्डर एंड मॉस्को। तो कितने समय लगा था यहाँ पर ग्रैंड आर्मी को कवर करने के लिए जो रशियन बॉर्डर से मॉस्को तक था। मतलब लगभग देखा जाए 6-7 महीने के आसपास चला था वहां पर। तो इसमें मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को उनको शिकार होना पड़ा था। तो ये और देखा जाए तो रशियन लोग सीधे तरीके से कभी अटैक भी नहीं किया था फ्रांस को। मतलब एक बार या 2 बार उनको बैटल हुआ था और उसके बाद रशियन लोग सिर्फ उनको एटमोस्फेयर के से ही, मतलब रशियन लोग तो रशिया में रहते तो वो उनका हालात वहाँ उस जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में वो जानते थे। और इसी कंडीशन को वो अच्छी तरह से नेपोलियन के आर्मी के अगेंस्ट में वो यूज किया था। और नेपोलियन की यही प्रॉब्लम हुआ था, नेपोलियन इसके वजह से वो नेपोलियन हारे थे। वो जोश में आकर अपना होश खो बैठा था। उसके बाद प्लस वाई वाज इट ए मिस्टेक नेपोलियन टू स्टे मॉस्को अंटिल मिड अक्टूबर। तो नेपोलियन के पास भी एक बड़ा सा मिस्टेक था कि वो मिड अक्टूबर तक वो मॉस्को में स्टे किया था। ये भी मतलब खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, कपड़ा नहीं है, ठीक से नहीं है, मेडिसिन भी खत्म होने वाली, इसी टाइम में मिड अक्टूबर तक वो मॉस्को में वेट कर रहे थे कब जा रहा है कि मेरे पास सरेंडर करेंगे। मतलब वो इसी दौरान वो बोले, वो सोचे कि मैं मॉस्को तो कब्जा कर लिया, तो मॉस्को में जा रहा है और मेरे पास सरेंडर करेंगे। ये उनका बहुत ज्यादा बेवकूफी था ये वाला चीज। तो ये नेपोलियन का 1812 में एक ग्रेटेस्ट मिस्टेक थे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं। ड्यूरिंग हिज रूल ओवर यूरोप नेपोलियन मेड ए नंबर ऑफ डिवास्टेटिंग डिसीजंस। तो अब यूरोप में जो शासन कर रहे थे इस टाइम में भी बहुत सारी ऐसे डिसीजन लिया था जो उनके एम्पायर को रक्षा करने के लिए वो बिल्कुल सही नहीं था। तो कैसे वो सब डिसीजन थे। द वन नेशन नेपोलियन कुड नॉट डिफीट वाज इंग्लैंड। यहाँ पर राइट साइड में बोला जा रहा है एक ही नेशन को नेपोलियन कभी हरा नहीं पाए। तो ही ऑर्डर ए blockade called the Continental System to cut off all trade with England. The Continental System was a failure and hurt the French economy more than England's economy. तो ये डिसीजन था, वो कॉन्टिनेंटल सिस्टम लिया था। मतलब एक ये सिस्टम क्या था, ये एक सिस्टम यही था कि वो पूरे कॉन्टिनेंट मतलब यहाँ पर यूरोप में क्या बात कॉन्टिनेंट की बात किया जा रहा है, तो पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में वो ब्लॉक कर देंगे इंग्लैंड के लिए। मतलब इंग्लैंड वहां पर जाकर कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, इकोनॉमिकली भी एक ब्लॉक होगा। तो सभी लोगों को पता था कि इंग्लैंड कैसे अपने नौ शक्ति में अर्थात नेवल पावर में ज्यादा फेमस है, और वो क्या करते हैं, उनका एशिया और अफ्रीका में बहुत ज्यादा कॉलोनी है, और उस कॉलोनी से वो क्या करते हैं रॉ मटेरियल्स और वहां से सामान को लेकर आते थे, फिर इंग्लैंड में प्रोडक्शन करके वो चीज बेचते थे यूरोप में। तो ये नेपोलियन ने सोचा कि यूरोप के बॉर्डर अगर मैं सील कर दूं इंग्लैंड के लिए, और ये इंग्लैंड क्या होगा, इंग्लैंड को तो मैं हारा नहीं पा रहा, तो उनको अगर बॉर्डर सील कर देने के बाद इंग्लैंड वो अपना सामान बेच नहीं पाएंगे यूरोप में, तो उनको इकोनॉमिकली उसको प्रॉब्लम होगा, और जब इकोनॉमिकली प्रॉब्लम होगा तो इंग्लैंड की इकोनॉमी पूरा डाउन हो जाएगा, मतलब पूरा क्रैश हो जाएगा। अब इंग्लैंड सरेंडर कर देंगे फ्रांस के सामने। तो ये नेपोलियन का मानना था, लेकिन हुआ उल्टा। ठीक है, जैसे नेपोलियन ने ये चीज स्टार्ट कर दिया, मतलब कॉन्टिनेंटल सिस्टम को उन्होंने स्टार्ट किया था, इंग्लैंड भी उसके तुरंत अगेंस्ट नेपोलियन के खिलाफ मतलब फ्रांस के खिलाफ भी वो कॉन्टिनेंटल सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। तो दोनों ही चल रहे थे। अब इसी दौरान बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहे थे।
और इसी दौरान जो सब प्रॉब्लम आ रहे थे, इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग में देखा जाए कि इंग्लैंड यहाँ से सक्सेसफुल कैसे हुआ और फ्रांस कैसे यहाँ से हारना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड के पास सबसे ज्यादा नेवल पावर था। तो नेवल पावर इतना था कि नेपोलियन में उस नेवल पावर को रोक पाना उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था। इंग्लैंड के पास जो नेवल पावर है, तो ऑब्वियसली इंग्लैंड उसको यूज करते थे। और इंग्लैंड, ये पूरे कॉन्टिनेंट को तुम ब्लॉक कर रहे हो, तो पूरे कॉन्टिनेंट को ब्लॉक तुम तभी कर पाओगे कि तभी ये सक्सेसफुल होगा जब उसी जिस कंट्री को तुम ब्लॉक कर रहे हो उसी कंट्री के सेम तुम्हारे पास भी नेवल पावर होगा। मतलब इंग्लैंड के पास नेवल पावर है, इंग्लैंड उस नेवल फोर्स को यूज करके वो कॉन्टिनेंट के कहीं भी जाकर वो अपना बिजनेस कर सकते थे। लेकिन नेपोलियन को अगर उसे रोकना है तो तुम्हें उसी उसी उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हारे नेवल पावर होना चाहिए, लेकिन नेपोलियन पास था वो थे ही नहीं, तो नेपोलियन को उसे कैसे रोके। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि इंग्लैंड सिर्फ यूरोप के भरोसे में नहीं चलते थे, मार्केट के अकॉर्डिंग। इंग्लैंड, उनके पास बहुत सारे कॉलोनी थी जो एशिया और अफ्रीका में, तो यूरोप के मार्केट अगर बंद हो गया तो उसके पास ऑल्टरनेटिव मार्केट आ गया। और ये मार्केट कहाँ था? ये ऑल्टरनेट मार्केट था कि एशिया अफ्रीका के जो कॉलोनी थे उस वहां पर ही वो उसका पास ऑल्टरनेट मार्केट थे। तो वो उस कॉलोनी में जाकर वो बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो सामान, जो रॉ मटेरियल्स वहां से लेकर आते थे, उस रॉ मटेरियल्स को इंग्लैंड में आकर प्रोडक्शन करके फिर वापस जाकर उस कॉलोनी में जाकर वो बेचते थे। तो नेपोलियन ने जो सोचा था ये तो हो नहीं रहा था, मतलब इकोनॉमिकली उसे मानना तो ये तो हो नहीं रहा था। तीसरी बात है कि इंग्लैंड के जो सामान आकर इंग्लैंड यूरोप के कंट्री में आकर बेचते थे, तो यूरोप में उसी कंट्री को में इंग्लैंड के सामान के बहुत ज्यादा वहां पर डिमांड था। अब नेपोलियन तो मना कर दिया कि इंग्लैंड के सामान को वहां ले आना नहीं पड़ेगा, और अगर आए तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उसी कंट्री में अगर वो सामान तो तुमने बैन किया तो उसका ऑल्टरनेट तो सामान तो तुम्हें चाहिए, तो नेपोलियन उस सामान को दे नहीं पा रहे थे। तो यानी उस कंट्री में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया और वहां पर भी रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। अब नेपोलियन को उस रिवोल्ट को रोकना पड़ रहा था, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ गया। चौथा पॉइंट आ रहा कि जैसे यूएसए उनको ये सब से मतलब नहीं है, मतलब अमेरिकन कंट्री, उनको ये से मतलब नहीं है, वो बिजनेस कर रहे थे। लेकिन वो भी क्या कर रहे थे, वो भी इस दौरान मतलब यूरोप में आकर वो सामान को बेचने के लिए आते थे। और लेकिन नेपोलियन वहां पर भी वो रोक लगाना स्टार्ट कर दिया। फिर उसमें क्या हुआ था कि यूएसए के साथ साथ नेपोलियन के बीच में एक प्रॉब्लम हुआ, मतलब अमेरिकन कंट्री के साथ नेपोलियन के बीच में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। तो ये से बहुत सारे कारण थे जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम एक फेलियर हो रहा था। तो फाइनली इसमें क्या हुआ था, इसमें नेपोलियन जो उसके कॉन्टिनेंटल सिस्टम के जो ये कोलैप्स हो गया, और ये कोलैप्स होने के बाद ही नेपोलियन के धीरे धीरे उनके पतन स्टार्ट हुआ था। तो इस टाइम में देखा जाए, अब नेपोलियन के जब मतलब दो बड़े अटैक में वो फेलियर हुआ, एक रशिया में और दूसरा कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो ये दो फेलियर हुआ, तब यूरोप के बहुत सारे कंट्री ने सोचा अब नेपोलियन को रोकना है। तो उन्होंने नेपोलियन को रोकना स्टार्ट कर दिया। और नेपोलियन को जब रोकना स्टार्ट कर दिया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलकर नेपोलियन के खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर दिया। कौन कौन से कंट्री? प्रशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया और इंग्लैंड, ये सब कंट्री नेपोलियन के खिलाफ मिलकर लड़ना स्टार्ट कर दिया। मतलब फ्रांस एक तरफ है और फ्रांस को चारों तरफ से ये लोग घेर दिया था। और फाइनली क्या हुआ, नेपोलियन को वाटरलू के बैटल में उनको डिफीट किया गया था। जो भी हो, तो 1840 में क्या हुआ, यहाँ पर 1840 में नेक्स्ट स्लाइड में, द वीकेंड फ्रेंच आर्मी वाज डिफीटेड, नेपोलियन सरेंडर। तो 1840 में ऐसे करके नेपोलियन हारे थे, उसकी जो फ्रेंच आर्मी डिफीट हो गया, नेपोलियन सरेंडर किया, वाज फोर्स टू गिव अप हिज थ्रोन। तो उन्होंने अपने थ्रोन को उन्होंने दे दिया, एंड उनको फोर्स किया गया तो अपने थ्रोन को दे दे, और उनको एल्बा जो आइलैंड है, जो मेडिटेरियन सी में थे, उनको वहां पर एग्जाइल किया गया था, वहां पर उनको भेजा गया था पूरे जिंदगी के लिए। द फ्रेंच मोनार्की वाज रिस्टोर्ड। तो अब इस दौरान में क्या किया गया था, यूरोप के बहुत सारे कंट्री, मतलब जो मेन कंट्री है, इंग्लैंड, रशिया, ऑस्ट्रिया, ये नेपोलियन के खिलाफ थे। तो किस लिए? क्योंकि इसका भी एक बहुत बड़ा कारण था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेपोलियन जब आए थे, तो नेपोलियन फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियोलॉजी को लेकर आए थे। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस में जो सिस्टम थे, जो ओल्ड सिस्टम थे, इस ऑर्थोडॉक्स वाला जो सिस्टम, तो उस सिस्टम को हटा दिया था नेपोलियन बोनापार्ट। तो यूरोप के बहुत सारे कंट्री लोग चाहते थे कि यूरोप जो मेन कंट्री है
कि नेपोलियन को हटाकर फ्रांस में जो पुराने बूरबन डायनेस्टी है उसी को वापस ले आ जाए, ताकि वहां पर जो अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है ये प्रॉब्लम वहां पर खत्म हो जाए और इसके वजह से हमारे कंट्री में कोई इफेक्ट ना आए। ये सब मानना था उन लोगों को कि फ्रांस में अभी जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन वहां के ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ था, वहां के जो मोनार्की सिस्टम है उसके खिलाफ हुआ था, तो ये सिर्फ बाउंड्री तक सीमित नहीं रहेगा फ्रांस के बाउंड्री में, ये धीरे धीरे करके पूरी यूरोप में जाकर फैल जाएगा, ये उनका मानना था। तो अगर यहाँ पर फैल जाए, हमारे कंट्री में फैल जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कि हमारे जो गवर्नमेंट सिस्टम है इस गवर्नमेंट को धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, यहाँ पर मोनार्की सिस्टम खत्म होगा, तो हम लोग संकट में आ जाएंगे। तो ये सब कंट्री को मिलजुल कर नेपोलियन के खिलाफ लड़ना है, ठीक है। और नेपोलियन के खिलाफ उन्होंने इसी तरह से लड़ना स्टार्ट कर दिया था। तो नेपोलियन अपने आप को बचाने के लिए भी उनके खिलाफ लड़ते थे और नेपोलियन के बैटल पावर भी बहुत ज्यादा होता था, तो ये भी एक कारण है। तो जैसे नेपोलियन का डिफीट हुआ था 1814 में, तो फ्रेंच मोनार्की उस टाइम में बाकी जो यूरोपियन कंट्री है उन्होंने क्या किया, फ्रेंच मोनार्की सिस्टम को रिस्टोर किया। मतलब जो 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो बूरबन डायनेस्टी थे उसे दोबारा रिस्टोर किया गया। बट न्यू किंग्स लुइस 18 वाज अनपॉपुलर, तो उस टाइम में लुइस 18 को ले आया गया, लेकिन वो अनपॉपुलर थे इन 1815। तो लुइस 18 को देखा जाए, लुइस 18 को 1814 में बैठाया गया, लेकिन देखा जाए लुइस 18 अनपॉपुलर हो रहे थे, मतलब उन लोगों के बीच में जितना ज्यादा फेमस नहीं हुआ था। अब इस टाइम में नेपोलियन इसी मौके को फायदा उठाया, जो उनको जो एल्बा आइलैंड जो मेडिटेरियन सी में है वहां पर जो उनको भेजा गया था, वहां से वो वापस आए और फिर से वो फ्रांस को कब्जा किया और 1814 से 1815 तक वहां पर कम से कम 100 दिन तक वहां पर राज किया था। तो 100 डेज रेन कहा जाता है इसको। In 1815 नेपोलियन escaped and triumphantly regained the throne। तो उन्होंने दोबारा मतलब वो कब्जा किया और वहां पर से लुइस 18 को हटाया। Only 100 days after Napoleon returned, he built a new army, but he was defeated by a European coalition at the Battle of Waterloo in 1815। तो फाइनली बैटल ऑफ वाटरलू में वो डिफीट हुए थे, जब यूरोपियन कॉलिशन अटैक किया था इसमें। मतलब नेपोलियन को चारों तरफ से घेर लिया था, नेपोलियन के खिलाफ बहुत सारे लोग अटैक कर रहे थे, बहुत सारे कंट्री अटैक कर रहे थे। अब नेपोलियन के पास कोई मौका नहीं था नेपोलियन को हारना के सिवा। और बैटल जो वाटरलू हुआ था ये भी उन्होंने इंग्लैंड और प्रशिया के जो मिले जुले बाहिनी थे उनके सामने वो हारे थे। आफ्टर दिस डिफीट नेपोलियन वाज एक्साइल्ड टू द रिमोट आइलैंड एंड सेंट हेलेना इन द साउथ अटलांटिक वेयर ही डाइड आफ्टर 6 years। तो नेपोलियन को दोबारा उनको भेजा गया, अब यहाँ पर उनको भेजा गया क्या, यहाँ पर साउथ अटलांटिक। इससे पहले उनको मिलिट्री के अंदर वहां पर जो एल्बा आइलैंड थे वहां पर भेजा गया था। अब उनको भेजा गया सेंट हेलेना जो आइलैंड है जो साउथ अटलांटिक है, कि ताकि वहां से वो वापस ना आ पाए। और वहां पर जाकर उनको 1850 में उनको एग्जाइल किया गया था और वहां पर 6 साल के बाद मतलब 1821 में जाकर उनका देहांत हुआ था, ठीक है। और ये भी बोला जाता है कि नेपोलियन को देहांत होने के पीछे भी बहुत ज्यादा कारण थे कि ये जो कोalition जो मतलब कंट्री है ये लोग मिलजुल कर उनको मारे थे धीरे धीरे करके जहर देकर। मतलब ये डिबेटेबल चीज है, पता नहीं ये सच है कि नहीं है। तो उसके बाद द एरा आफ्टर द फॉल ऑफ नेपोलियन वाज ए कॉन्फ्लिक्ट अमंग कंजर्वेटिव लिबरल एंड रेडिकल फोर्सेस। तो नेपोलियन के जो एरा ये डिक्लाइन हो गया, ये किसके खिलाफ हुआ था, कंजर्वेटिव लिबरल एंड रेडिकल फोर्सेस, ये सभी लोग मिलकर नेपोलियन को एरा को डिफीट किया था। कंजर्वेटिव्स वर यूजुअली वेल्दी लैंड ओनर्स। तो कंजर्वेटिव्स इसमें कौन था, कंजर्वेटिव जो पुराने सिस्टम के ख्यालात के सपोर्टर थे। मतलब जो 1789 से पहले जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो सिस्टम थे उस सिस्टम को जो ले आना चाहते थे, मतलब रक्षण मतलब रूढ़िवादी जो लोग होते वो लोग वर यूजुअली वेल्दी, जो जिसके पास पैसा है, जो लैंड ओनर्स जो जमीन के मालिक है, एंड नोबल्स जो नोबिलिटी लोग है वो लोग द टिपिकली सपोर्टेड ट्रेडिशनल मोनार्की सिस्टम। अब वो ऑब्वियसली वो पुराने जो मोनार्की सिस्टम थे उसको सपोर्ट करते क्योंकि वो जानते थे मोनार्की सिस्टम में हम ही सबसे ज्यादा फायदेमंद थे, ठीक है। 1789 से फ्रेंच रेवोल्यूशन पहले के जो टाइम पीरियड के बाद किया जाए उसमें देखो, उसमें नोबिलिटी और क्लार्जी लोग ही सबसे ज्यादा फायदेमंद थे। तो ये यहाँ पर उसी चीज के बात किया जा रहा है। उसके बाद लिबरल्स वर यूजुअली फ्रॉम द मिडिल क्लास। लिबरल्स लोग जो मिडिल क्लास लोग थे, दे सपोर्टेड एनलाइटनमेंट आइडियाज लाइक लिमिटेड मोनार्कीज, वोटिंग राइट्स फॉर एडुकेटेड लैंड ओनर्स। तो लिबरल्स लोग जो उदार मेंटालिटी का लोग है, ये मिडिल क्लास लोग थे।
तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनका भी धीरे धीरे आना स्टार्ट किया था इनका, लेकिन बाद में जो रेनो टाइम टेरर के टाइम पीरियड में ये मिडिल क्लास लोग सबसे ज्यादा फेमस हुए थे, जो बुर्जुआ लोग थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, उनके बाद रेन ऑफ टेरर जैसे खत्म हो गए तो उनके बाद ये इनका भी पावर धीरे धीरे चला गया था, क्योंकि इनके पास हाथ में जब पावर आए थे ना, तो ये भी मतलब अपना असली रूप दिखा दिया था जो रेन ऑफ टेरर हुआ था। तो इसमें दे सपोर्टेड एनलाइटमेंट आइडियाज, तो इन्होंने फिर से इन्होंने क्या किया, एनलाइटमेंट आइडियाज को सपोर्ट किया, मतलब नई तरीके से सोच को सपोर्ट किया लाइक लिमिटेड मोनार्कीज, जहां पर एक लिमिटेड मोनार्की सिस्टम होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को बहुत किया जा रहा है, मतलब जहां पर जो फ्रांस में जो से 1789 से 1791 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सिस्टम था, उसी को यहाँ पर बात किया जा रहा है, जहां पर राजा अपने काम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के पास वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसी चीज की बात किया जा रहा है। एंड वोटिंग राइट्स फॉर एडुकेटेड लैंड ओनर्स, और जो लैंड ओनर्स है, जो एडुकेटेड लोग है, उनके पास वोटिंग राइट्स होगा। मतलब यहाँ पर भी जो देखा जाए लिबरल्स लोग है, ये कभी यहाँ पर भी वो लोग पूरे फ्रांस के लिए कि वो वोटिंग सिस्टम नहीं मांग रहे, वो वोटिंग सिस्टम मांग रहे सिर्फ एडुकेटेड लैंड ओनर्स, मतलब एक लिमिटेड लोगों के लिए वो मांग रहे हैं, ठीक है, मतलब ताकि उनको सुविधा मिले। और तीसरा है कि रेडिकल्स वर यूजुअली फ्रॉम द लोअर क्लासेस, और रेडिकल्स कौन थे, रेडिकल्स थे एकदम से लोअर क्लास लोग, जो दे सपोर्टेड एक्सटेंडिंग डेमोक्रेसी टू ऑल द सिटीजन्स, तो वो चाहते हैं कि सभी लोगों के बीच में डेमोक्रेसी फैल जाए, मतलब सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिले, सबको समान अधिकार मिले। तो मतलब ये नेपोलियन बोनापार्ट के जब चले जाने के बाद ये तीनों टाइप के लोग उठे थे, और तीनों टाइप के लोगों के बीच में डिबेट हो रहे थे कि किसका वहां पर चलेगा फ्रांस में। तो यहां पर देखा जाए ये तो फ्रांस के अंदर में प्रॉब्लम था नेपोलियन के जाने के बाद, लेकिन नेपोलियन के जाने के बाद पूरे यूरोप में कैसे प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। यूरोप इन 1812 एट द यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हुआ था, यहाँ पर देखिए नेपोलियन मतलब यूरोप 1812 के टाइम में जब फ्रांस के एम्परर थे, तो वो कौन कौन से जगह को कब्जा किया था, नॉर्वे, डेनमार्क, प्रशिया, वार्शा, राइन, स्विट्जरलैंड कॉन्क्वार किया था इटाली में, एंड डिफीटेड ऑस्ट्रिया को हराकर वो इटाली को कॉन्क्वार किया था। तो ये सब जगह में उन्होंने, और यहाँ पर देखा जाए जो लेफ्ट साइड में पोर्तुगल स्पेन को भी वो हराया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत सारे जगह में वो अपना कब्जा बनाया था। तो ये जो जगह में नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी अब धीरे धीरे स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट तो फ्रांस से आए थे, और फ्रांस में उन्होंने जब किया कि फ्रांस के बाद वो धीरे धीरे करके सभी जगह को कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। तो फ्रांस के अंदर जो आइडियोलॉजी थे, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन से आया था, ये आइडियोलॉजी को धीरे धीरे करके उसके वजह से स्प्रेड हो रहा था यूरोप के दूसरे कंट्री में, और वहां पर भी ये आइडियोलॉजी जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी वाला आइडियोलॉजी वहां पर भी जाकर धीरे धीरे करके फैल रहे थे। तो यहाँ पर ये नेपोलियन बोनापार्ट ना चाहते हो उसके द्वारा इनडायरेक्टली ये आइडियोलॉजी फैल रहा था। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर इनडायरेक्टली एक नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी आया था। कैसे? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप में कब्जा करने से पहले, जैसे इटली और जर्मनी के लिए मैं बोलूं, इटली 3-4 पार्ट में डिवाइड थे। जैसे नॉर्दर्न इटली थे ऑस्ट्रिया के पास, साउदर्न इटली थे फ्रांस के पहले जो बूर्बा डायनेस्टी थे उसके पास, मिडिल इटली थे वहां पर जो ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर जो भी जो नोबिलिटी लोग थे उसके पास थे, और बीच में एक रोम पेपल स्टेट थे जो रोम। तो ये चारों पार्ट में डिवाइड थे। और जर्मनी टोटल 39 छोटे छोटे जर्मनी पे 3350 टोटल छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड थे। मतलब एक कंट्री जो 350 से ऊपर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड था। नेपोलियन बोनापार्ट आए, नेपोलियन बोनापार्ट उन्होंने क्या किया, ये सब पूरे जगह को उन्होंने कब्जा करने के बाद उन्होंने इसको छोटे छोटे पार्ट को एक साथ कर दिया और एक बड़ा सा उन्होंने स्टेट बना दिया। जैसे जर्मनी को उन्होंने एक कर दिया, इटली को उन्होंने एक कर दिया। अब ये सिस्टम चला था 1804 से 1815 तक। तो ये लोग जब एक साथ हुए थे, तो एक साथ होने के बाद इन लोगों के बीच में एक ही तरीके से सोचना था। जो जैसे साउदर्न इटली वाले उन्होंने सोचा कि नॉर्दर्न इटली में भी जो प्रॉब्लम चल रहा है हमारे पास भी वही प्रॉब्लम चल रहा है, हम भी एक ही जाति के हैं, वो भी एक ही जाति के हैं, मतलब हम भी इटालियन है, वो भी इटालियन है, हमारे दोनों की प्रॉब्लम सेम ही है, हम दोनों ही गुलामी के शिकार हैं, और हम लोग दोनों ही चाहते हैं कि हमें इटली का एक अलग से एक कंट्री बनना चाहिए, क्योंकि इटली का एक हिस्ट्री है, इटली का अपना एक सोच है, अपना एक कल्चर है, तो अपने हिसाब से बनना चाहिए। अब जैसे 1815 को नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट हुआ, तो उसी तरह से देखा जाए जो कोalition गवर्नमेंट, कोalition जो मतलब कंट्रीज है, ये कंट्रीज चाहते हैं कि नेपोलियन से कब्जा करने से पहले पूरी यूरोप के हालात जो था, इस हालात को वापस ले आया जाए। तो
उन्होंने उसी तरीके से नेपोलियन ने जो जो चेंज किया था उस चेंज को उन्होंने वापस करना स्टार्ट कर दिया, रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया। तो इस कैसे कैसे किया, मतलब पहले इताली को उसी तरीके से बांटा गया फिर से। अब जो नॉर्दर्न इताली वो ऑस्ट्रिया के पास फिर से चला गया, साउदर्न इताली फिर से फ्रांस के पास आ गया, मतलब बुरबू डायनेस्टी के अंदर आ गया। ऐसे करके पेपल स्टेट फिर से वो रोम जो फिर से वो पोप के अंदर में आ गया। ऐसे करके वो फिर से बांटा जा रहा था। तो इसमें हो गया कि अब इताली के ये जो 1804 से 1815 तक उनके बीच में जो एक साथ रहने का जो आइडियोलॉजी आया था, अचानक से इसको सप्रेस किया जा रहा था ऊपर से। तो ये लेकिन आइडियोलॉजी तो आ गया, अब उसे तो मिटा नहीं सकते। तो वो उनको आप ये सोचना था कि हम लोग अब दोबारा वो सिस्टम लेकर नहीं आ सकते। तो इसी दौरान 1815 से एक नया प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, जो था एक कंजर्वेटिव वर्सेस एक न्यू मेंटेलिटी वाला सिस्टम। मतलब कंजर्वेटिज्म वर्सेस नेशनलिज्म वाला सिस्टम आ रहा था इस टाइम। जो ये लोग चाहते हैं कि नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी को बेस करके पूरे इताली को, पूरे जर्मनी को एक किया जाए। और दूसरी बात है कि जो ओल्ड मोनार्की वाला सिस्टम था वो चाहते थे कि पुराने सिस्टम को वापस लिया जाए। तो दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गया था। तो इसके बीच में देखा जाए, इसके पीछे नेपोलियन बोनापार्ट का इनडायरेक्टली उनका एक रोल था। तो यहां पर तो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यहां पर एक चीज देखा जाए 1815 में, जैसे ये 1815 में वहां पर आप नेपोलियन बोनापार्ट तो हट गया। हटने के बाद जो यूरोपीय क्वालिशन जो अलग अलग कंट्रीज है, इस कंट्रीज ने उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि आप एक साथ मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट से पहले यूरोप के जो हालत है उस हालत को वापस ले आया जाए। तो उन्होंने सोचा कि आप वापस ले आए कैसे, एक कांग्रेस के जरिए ले आया जाए। तो उन्होंने वियना, जो ऑस्ट्रिया के कैपिटल थे उस टाइम में, तो अभी भी है, वहां पर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस लेकर आए थे या कांग्रेस लेकर आए थे। और यहां से कांग्रेस वाला सेशन स्टार्ट हुआ था। कांग्रेस का मतलब क्या है? कांग्रेस का मतलब है कि पहले क्या होता था, पहले कोई भी प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम सेटल करने के लिए क्या होता था कि मारधर हो जाता था। मतलब मुझे एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम सेटल करना है एक कंट्री का, मैं इस कंट्री का ओनर हूं, तो मैं दूसरे कंट्री को अटैक करता हूं, वहां उसको हराता हूं, फिर मेरा पॉलिटिकल प्रॉब्लम सेटल हो गया। मतलब उस कंट्री को हराकर उसके जगह को कब्जा कर लिया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन अभी क्या हो रहे थे, अभी हो रहे थे दोनों कंट्री एक साथ बैठकर वो शांति से डिसाइड कर रहे थे कि क्या क्या चीज होना चाहिए, मतलब शांति से डिसाइड करना, ठीक है। लेकिन एक साथ बैठकर वो एक दूसरे के साथ बातचीत करने के बाद ही इस चीज को डिसाइड किया जाता था। ये हो गया कांग्रेस। और 1850 से ही ये चीज स्टार्ट हुआ था, जो 1815 का वियना कांग्रेस था वहां से स्टार्ट हुआ था। तो यहां पर बेसिकली क्या मेन लक्ष्य था? लक्ष्य था कि फ्रांस को मतलब नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के बाद, एक्चुअल फ्रांस को नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के बाद उसके पहले, फ्रांस के फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो हालत है, इस हालत को कैसे वापस ले आया जाए, कैसे सेटलमेंट किया जाए यूरोप, पूरे यूरोप में। तो इसी चीज के दौरान मतलब वियना कांग्रेस को अनाउंस किया गया था। तो कांग्रेस ऑफ वियना वाज अटेंड बाय कंजर्वेटिव्स फ्रॉम ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड वाज लेड बाय ऑस्ट्रियन मिनिस्टर्स क्लेमेंस वॉन मेटरनिक। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में पहले बिग फोर, मतलब 4 बड़े कंट्री थे, एक्चुअल में पार्टिसिपेट तो बहुत सारे लोग यहाँ पर किया था, लेकिन बहुत सारे कंट्री पार्टिसिपेट किया था, लेकिन 4 बिग पावर जो था वो था ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया एंड ब्रिटेन। ये 4 बिग पावर था, तो इसे बिग फोर भी कहते हैं। और इसके साथ साथ जो हारने वाले जो फ्रांस थे, उस फ्रांस के जो प्रतिनिधि होते हैं, वो प्रतिनिधि भी यहाँ पर फ्रांस के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे। अब बाद में जाकर फ्रांस भी एक देखा जाए 1818 के बाद से फ्रांस भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करना स्टार्ट कर दिया, तब ये बिग फोर धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ के में जो यहाँ का जो मेन जो कांग्रेस को आयोजित किया था, उनका नाम क्या था? ऑस्ट्रियन जो मिनिस्टर थे उस टाइम, क्लेमेंस वॉन मेटरनिक। ये मेटरनिक का टाइम पीरियड था। मेटरनिक इस टाइम से बहुत ही ज्यादा फेमस होना स्टार्ट कर दिया। मतलब 1815 से स्टार्ट करके 1848 तक अगर देखा जाए, पूरे यूरोप के जो राजनीति थे ये सिर्फ मेटरनिक के द्वारा ही कंट्रोल होता था। इससे पहले मैंने बोला था कि 1804 से, मतलब 1804 नहीं, 1800 से अगर देखा जाए कि 1815 तक ये टाइम पीरियड नेपोलियन बोनापार्ट कंट्रोल करते थे। तो 1815 से स्टार्ट करके 1848 तक ये टाइम पीरियड पूरा मेटरनिक कंट्रोल करते थे। मेटरनिक इस टाइम में देखा जाए जो प्रिंस ऑफ डिप्लोमेसी को बोला जाता है मेटरनिक को। तो मेटरनिक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने के लिए वो धीरे धीरे आए थे। Metternich and other delegates disliked democracy,
तो मेटरलिंक और दूसरे जो वहां पर जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे, ये क्या डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते थे। फियर द आइडियाज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से जो जो आइडियोलॉजी आए थे, ये सबको वो उससे डरते थे। एंड वांटेड टू रिस्टोर यूरोप टू द वे इट वाज बिफोर नेपोलियन, तो वो क्या चाहते थे, यूरोप में वही चीज ले आ जाए जो नेपोलियन से पहले था। नेपोलियन से पहले मतलब यहाँ पर देखा जाए 1789 के जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थे उससे पहले था, तो उसी चीज को वापस ले आया जाए, तो ये चाहते थे। और फेयर करने का फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो आइडियोलॉजी आए थे, इस आइडियोलॉजी को फेयर करने का सबसे मेन कारण क्या था, मेन कारण यही था कि अगर जनता का पावर आ जाए तो हम लोग पावर से चले जाएंगे, तो यही मेन कारण था। ठीक है, मोनार्की का उल्टा सिस्टम, डेमोक्रेसी आ जाए तो मोनार्की चला जाएगा, तो राजा राजतंत्र से हम लोग जो सुविधा मिलते थे, ये सुविधा आपको मिलेगा नहीं जनता के पावर में। वन गोल, नेक्स्ट स्लाइड में, वन गोल वाज टू रिस्टोर मोनार्क्स टू पावर इन यूरोप। तो यहां पर सिर्फ मेन जो गोल था ये था कि मोनार्की सिस्टम को रिस्टोर किया जाए या मोनार्की सिस्टम के हाथ में ही पावर लिया आया जाए। तो ये मेन आइडियोलॉजी को फोकस रखते हुए वियना कांग्रेस का सेशन स्टार्ट हुआ था। तो दिस वाज डन बाय रिस्टोरिंग किंग्स इन फ्रांस, पोर्टुगल, स्पेन, मेनी इटालिया एंड जर्मन स्टेट्स। तो उस टाइम में यह रिस्टोर किया जा रहा था, कहां था, फ्रांस में, पोर्टुगल, जैसे फ्रांस में बूर्बन डायनेस्टी को वापस ले आया गया, जो बूर्बन डायनेस्टी जो 1789 से फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले थे उनको वापस ले आया गया, मतलब लुइस 18 वापस आ गए थे। फिर पोर्तुगल में, स्पेन में और इटली, जर्मन, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने उनसे यूनिटी किए थे। नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी को जैसे क्या किया था, 350 के ऊपर उन्होंने छोटे छोटे स्टेट में जर्मन फेडरेशन डिवाइडेड थे, अब उसे एक करके वो 39 एक पार्ट में वो डिवाइड किया था। तो 350 से वो 39 तक लेकर आए थे, यानी जर्मनी के बीच में एक यूनिफिकेशन का जो संभावना यहाँ से आना स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये लोग फिर से चाहते थे कि जर्मनी फिर से बढ़ जाए, इटली फिर से बढ़ जाए, जो पहले जिसके हाथ में जो था वो उसके हाथ में वापस चला जाए। तो यही चीज उन्होंने वियना कांग्रेस इसलिए वो किया था। यहाँ पर इसके बाद देखा जाए कि ये जो नेपोलियन बोनापार्ट के एम्पायर के बात किया जा रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट के एम्पायर को कैसे चेंज हो रहे थे, ये मैप पॉइंटिंग में थोड़ा सा यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद वन गोल वाज टू मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप, और दूसरा गोल क्या था, पहला गोल जैसे मैंने बता दिया, पहला गोल था कि यहाँ पर कि मोनार्क के हाथ में पावर को वापस में ले आया जाए। दूसरा गोल था कि मेंटेन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, मतलब पावर का बैलेंस रहना चाहिए यूरोप में। मतलब ये नहीं कि किसी के पास पावर सबसे ज्यादा होगा, किसी के पास पावर कम होगा, तो पावर के एक बैलेंस रहना चाहिए। तो ये बैलेंस करने के लिए स्पेशली ये दूसरा गोल ले आया गया था। दिस वॉज डन बाई फॉर्मिंग द कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप। तो पावर बैलेंस कैसे रहेगा, उसके लिए उन्होंने एक कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप बनाया था, जो जिसमें मेन पावरफुल कंट्री को लेकर ये बनाया गया था। तो इसमें बिग फोर, 4 मेन कंट्री थे, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया एंड ब्रिटेन, ये 4 मेन कंट्री थे। बाद में जाकर इसमें कंट्री में एक और कंट्री ऐड हुआ था, वो था फ्रांस, क्योंकि वो बाद में जाकर उनको समझ में आता है 1818 में जाकर उनको समझ में आता कि फ्रांस को ज्यादा दिन तक हम लोग रोक नहीं लगा सकते, तो फ्रांस को इसके अंदर शामिल किया था। तो इसका काम क्या था, टू मेंटेन पीस एंड स्टॉप फ्यूचर रेवोल्यूशन, पीस को रखना, और फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसे तरीके से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे घातक रेवोल्यूशन अगर आ जाए जो मोनार्की सिस्टम के लिए खतरा है, तो उसे वापस उसे स्टॉप करना, उसे वहीं पर स्टॉप कर देना। तो ये आए थे। यहाँ पर मैप पॉइंटिंग में दिखा जा रहा है मेन 4 कंट्री कौन था। जैसे यहाँ पर जो रेड सर्कल है यूनाइटेड किंगडम है, उसके बीच में ये जो पार्ट है यहाँ पर प्रशिया, ब्लू सर्कल, यहाँ पर ग्रीन सर्कल वाला रशिया, और उसके नीचे है ऑस्ट्रिया इनफैक्ट। तो ये 4 मेन कंट्री आए थे, बाद में जाकर फ्रांस इसमें शामिल हुए थे। तो यहाँ पर द डिसीजन मेड एट द कांग्रेस ऑफ वियना हेल्प मेंटेन पीस इन यूरोप फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स। तो वियना के वजह से मतलब 1815 से ये जो वियना कांग्रेस जो हुआ था उसके बाद कम से कम 40 साल तक तो यहाँ पर यूरोप में पीस मेंटेन रहा था, या यूरोप में कम से कम। तो देखा जाए एक्चुअल में ये इतना दिन तक कैसे हो गया, यही मतलब बहुत सरप्राइज करने वाले बात थी, क्योंकि वियना कांग्रेस में उसी चीज को वापस ले आया जा रहा था जो अभी हो नहीं पा रहा था, होना नहीं चाहिए था। मतलब कॉन्जर्वेटिव वाला सिस्टम लेकर आ रहे थे। मतलब इस जैसे आज के दौरान में मैं अगर अनाउंस करूं कि कंप्यूटर किसी यूज नहीं करना है, ठीक है, मतलब ओल्ड सिस्टम को वापस ले आना है कि फिर से मैनुअली हम लोगों को काम करना है, कंप्यूटर के जरिए काम नहीं कर सकते, इंटरनेट के जरिए काम नहीं कर सकते, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि हम इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना, तो यही सिस्टम है। उसी दौरान भी यही चीज हुआ था।
मतलब जो सिस्टम से अपडेट होकर हम लोग डेमोक्रेसी सिस्टम में धीरे धीरे करके जा रहे थे, उसी सिस्टम को रोक कर फिर से मोनार्की वाला सिस्टम ले आया जा रहा था। मतलब वही वाला प्रॉब्लम दोबारा आना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये डिसीजन कौन लिया था? ये डिसीजन लिया थे जो ऊपर में बैठे हुए थे जो लोग, वो मतलब राजा, उसके अंदर में जो प्राइम मिनिस्टर या जो लोग थे, ये सभी ये डिसीजन लिया था। लेकिन आम जनता ये डिसीजन नहीं लिया था। तो आम जनता ने इसके बाद से धीरे धीरे करके रेवोल्यूशन करना स्टार्ट किया दिया था, जिसके वजह से 1830 के जुलाई रेवोल्यूशन, 1848 के फरवरी रेवोल्यूशन हुआ था। वियना कांग्रेस, इट वाज हेल्ड इन वियना फ्रॉम सितंबर 1814 टू जून 1815। तो ये वियना कांग्रेस हुआ था कहां पर? सितंबर 1814 और जून 1815 में हुआ था वियना कांग्रेस में। लेकिन ये दोनों डेट अलग अलग दिया गया, क्यों? यहां पर एक चीज बोलता हूं कि वियना कांग्रेस पहले अनाउंस किया था सितंबर 1814 में, वियना में कांग्रेस स्टार्ट हुआ था। अब जैसे वियना में कांग्रेस स्टार्ट हुआ था, उस टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि नेपोलियन वापस आ गए थे। नेपोलियन वापस आने के बाद उनके 100 डेज का जो रेन फिर से स्टार्ट हो गया था। तो फिर उन्होंने क्या किया, वियना कांग्रेस को उसी दौरान वहां पर उनको कंट्रोल कर, उनको वियना कांग्रेस स्टॉप कर दिया, और उन्होंने पहले नेपोलियन को रोकने के लिए उन्होंने आगे बढ़ा था। फिर से नेपोलियन को जब कंट्रोल करके उन्होंने नेपोलियन को सेंट हेलेना जो आइलैंड है वहां पर जो भेज दिया था, तब उन्होंने आप दोबारा वियना कांग्रेस को वहां से स्टार्ट कर दिया, और ये स्टार्ट हुआ था जून 1815 में। द लीडिंग रोल्स एट द कांग्रेस, इसमें मेन लीडिंग रोल्स कौन किसका था? वर प्लेड बाय रशिया का अलेक्जेंडर वन। तो रशिया का जो जार थे पहला अलेक्जेंडर इसका था। उसका बाद केवी नेसल रोड, तो नेसल रोड और ए के राजू, जो ये सब रशिया से बिलोंग करते। तो ये रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे केवी नेसल रोड, ए के राजू वहां का और एक मिनिस्टर है। तो ये सब वहां पर एक मेन रोल अदा किया था। ग्रेट ब्रिटेन से क्या था? ग्रेट ब्रिटेन से थे आर.एस. कैसलर और लेटर ऑन ए.डब्ल्यू. वेलिंगटन। तो मतलब जिसे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन भी कहा जाता है। तो ये पहले कैसलबर्ग और दूसरा था ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। ये दोनों धीरे धीरे करके मेन रोल अदा किया था। ऑस्ट्रिया से देखा जाए मेटरनिक, ऑब्वियसली यहाँ पर मेटरनिक थे सबसे ज्यादा, और मेटरनिक यहाँ का प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। और या मेटरनिक, और उस वहां पर प्रशिया से कौन थे? रशिया से डेलीगेशंस ऑन हेडेड बाय के ए हार्डेनबर्ग एंड हम्बोल्ट, डब्ल्यू हम्बोल्ट। तो हार्डेनबर्ग एंड हम्बोल्ट ये दो मतलब प्रशिया से बहुत मेन रोल अदा किया था। दोनों ही वहां का जो प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर आए थे। और एंड द फ्रेंच डेलीगेशन बाय सीएम टैलीग्रैंड। तो फ्रेंच तो फ्रांस लोग तो हारे थे, तो उनके भी प्रतिनिधि आना चाहिए यहाँ पर। तो टैलीग्रैंड आए थे उनके प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर। द कॉमन डेंजर दैट अरोज आफ्टर नेपोलियंस फ्लाइट फ्रॉम द आइलैंड ऑफ एल्बा एंड हिज लैंडिंग इन फ्रांस on March 1, 1815 to begin the 100 days promoted a rapprochement among the participants of the Congress of Vienna। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मैंने अभी बोला है वो चीज क्या है? द कॉमन डेंजर। तो जो डेंजर आए थे सबके लिए, दैट अरोज द नेपोलियंस फ्लाइट फ्रॉम द आइलैंड ऑफ एल्बा। नेपोलियन एल्बा से वापस आ गए थे, जो मेडिटेरियन सी में उनको एल्बा में उनको जो भेजा गया था, वहां से वो वापस आ गए थे। फिर उन्होंने क्या किया? फ्रांस में वापस आए। मार्च 1, 1850 से उनका 100 डेज का जो रेन वहां से स्टार्ट हुआ। और क्या हुआ वहां पर? वो कांग्रेस द वियना वाला जो सिस्टम है उसका धीरे धीरे उल्टा हो रहा था। एंड दे फॉर्म्ड ए न्यू कोalition। अब यहाँ पर वियना कांग्रेस को वहां पर उन्होंने स्टॉप कर दिया और वहां से एक नया कोalition बनाए, जो 7th कोalition थे। मतलब इससे पहले 6 कोalition बन चुका था, और ये था नेपोलियन के अगेंस्ट में बनाए थे। और इसमें क्या हुआ? द फाइनल जनरल एक्ट ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना वाज साइंड ऑन जून 9, 1815। तो इसके बाद क्या हुआ? नेपोलियन को जैसे ही उनको दोबारा भेजा गया, नेपोलियन को उनको हराने के बाद वाटरलू के बैटल के बाद सेंट हेलेना में, तो उसके बाद फिर से वियना का ट्रीटी साइन हुआ 1815 के जून 9 में। उसके बाद शार्प डिफरेंसेस अमंग द allies emerged with respect to many problems regarding their structuring of Europe, above all the question of Poland and Saxony। तो इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे, कुछ कुछ जगह को लेकर प्रॉब्लम आ रहे थे, जैसे पोलैंड या सैक्सनी। मतलब ये दो आइलैंड, ये दो मतलब लैंड किसके पास जाएगा? पहले जो सिस्टम थे वो सिस्टम रहेगा या किसके पास जाएगा? मतलब ऐसे कुछ कुछ चीज को लेकर डिबेट आ रहे थे बहुत ज्यादा यहाँ पर। द कांग्रेस डांसेस बट डज नॉट मूव फॉरवर्ड। तो कांग्रेस क्या कर रहे थे? यहाँ पर बोला जा रहा है कांग्रेस डांसेस बट डज नॉट मूव फॉरवर्ड। कांग्रेस मतलब वही सिर्फ एक ही जगह घूम फिर कर वही जा आ रहे थे, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ रहे थे। यही चीज है यहाँ पर बोला जा रहा है। की प्लेयर्स जो मेन है उनके यहाँ पर थोड़ा सा फोटो दिया गया, वो तो नाम बताया गया। जैसे रशिया जार अलेक्जेंडर 1, ये एक मेन रोल अदा किया था। और यहाँ पर देखा जाए
इंग्लैंड से फॉरेन मिनिस्टर विस्काउंट कैसलबर्ग, जो राइट साइड में है एकदम से, तो कैसलबर्ग भी एक मेन रोल अदा किया था। लेफ्ट साइड में एकदम नीचे है कि किंग फ्रेडरिक विलियम थी थर्ड, जो प्रशिया के जो वहाँ का जो किंग था फ्रेडरिक विलियम थर्ड। और राइट साइड में है कि फ्रांस के जो प्रतिनिधि थे टैलीलैंड, तो उनका भी नाम आएगा, जो वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर थे। और सबसे जो मेन रोल अदा किया था जो बीच में है मेटरनिक, प्रिंस क्लेमेंस वॉन मेटरनिक, जो यहाँ पर होस्ट किया था, तो वियना कांग्रेस को होस्ट किया था, वो यहाँ पर मेन है। तो वियना कांग्रेस जो वहाँ पर जो कांग्रेस सेशन चल रहे थे, कांग्रेस सेशन का मेन काम क्या था? काम था कि ओल्ड वाला सिस्टम को वापस ले आना, जो 1789 से पहले जो था उसको वापस ले आना। तो इसमें कुछ की प्रिंसिपल्स होगा। की प्रिंसिपल्स क्या था? बैलेंस ऑफ पावर। अभी मैंने बोला कि बैलेंस ऑफ पावर, कैसे पावर को बैलेंस करना है, लेजिटिमेसी और कॉम्पेंसेशन। तो बैलेंस ऑफ पावर है कि जैसे शांति को मेंटेन करने के लिए कैसे पावर को बैलेंस करना है, ठीक है। तो इसके लिए वो जो मतलब वहाँ पे जो जितने भी कोalition मतलब कंट्रीज थे, ये कंट्रीज मिलजुल कर वो पावर को बैलेंस करते थे। उसके बाद लेजिटिमेसी, मतलब कौन से कंट्री, मतलब जो पहले जिस एरिया के ऊपर नेपोलियन बोनापार्ट ने कब्जा किया था, इसको वापस कैसे दूसरे जो पहले 1789 से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले जो सिस्टम थे उसके मतलब उसके अंदर कैसे डाला जाए। जैसे इताली को नेपोलियन बोनापार्ट ने कब्जा कर लिया था, अब इताली को फिर से बांटा जाएगा, लेकिन कैसे बांटा जाएगा, कैसे वो इताली जो 1789 से पहले सिस्टम थे उसमें कैसे लिया जाएगा, ये है लेजिटिमेसी। और कॉम्पेंसेशन, फ्रांस के द्वारा ये यूरोप में जितने भी देश है उन देशों को जो प्रॉब्लम आए थे, जितने भी मतलब फ्रांस के साथ युद्ध करने के वजह से, उनको जैसे बैटल करने के वजह से उनको जैसे खर्चा हुआ था, ये खर्चा को कैसे मतलब चुकाएगा फ्रांस, तो इसके लिए एक डिसाइड हुआ था, ये वो चीज़ है कॉम्पेंसेशन। उसके बाद कोalition फोर्सेस वुड ऑक्यूपाई फ्रांस फॉर 3 to 5 years, और फ्रांस उसको एकदम से उसको खत्म करने के लिए मतलब उसके एक कोalition फोर्स वहां पर उसके चारों तरफ रखा गया फ्रांस में, जो कम से कम 3 से 5 साल तक वहां पर रहेगा। और फ्रांस वुड हैव टू पे एंड इंडेमनिटी ऑफ 7 के पीछे देखो कितने जीरो लगा है, इतना फ्रांस, इनका इतना फ्रांस उनको पैसा देना पड़ेगा, मतलब 70 करोड़ फ्रैंक्स उनको पैसा देना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा जितने भी कंट्री है सबको मिलाकर। तो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में, बट द डिसीजंस ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना डिड नॉट मेक लिबरल्स और रेडिकल्स हैप्पी। तो यहाँ पर जो डिसीजन लिया गया, मैंने मतलब उस टाइम में 3 टाइप का जो लोग थे, जो 1815 के बाद, उसके बाद नाम बताया था पिछले कुछ स्लाइड में, जो एक कॉन्जर्वेटिव थे, दूसरा थे लिबरल और तीसरा थे रेडिकल। कॉन्जर्वेटिव कौन थे? जो नोबिलिटी लोग थे, ये पुराने सिस्टम वापस ले आना चाहते थे। लिबरल्स थे जो मिडिल क्लास, जो एडुकेटेड लोग थे, मतलब बूर्जुआ लोग, ये भी चाहते थे कि वोटिंग सिस्टम आए लेकिन लिमिटेशन सिस्टम में आए, मतलब एडुकेटेड लैंड ओनर्स लोग ही वोट दे सकते हैं। और रेडिकल्स जो आम जनता, मतलब ये चाहते थे कि सबके लिए ओपन हो, सभी लोग वोट दे सकते हैं, डेमोक्रेसी वाला सिस्टम आ जाए। तो यहाँ पर सिर्फ वियना कांग्रेस में कंजर्वेटिव सिस्टम ही लिया गया, तो मतलब कंजर्वेटर्स, इससे क्या हुआ, वही खुशी हुए, बाकी जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे ये अनहैप्पी थे, मतलब इनका मतलब ज्यादा इनके सपोर्ट में डिसीजन लिया नहीं गया था। उसके बाद द रेस्टोरेशन ऑफ किंग्स लेड टू एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर डेमोक्रेसी इन यूरोप। तो यहाँ पर रेस्टोरेशन, जो किंग्स को रेस्टोरेशन किया गया, मतलब किंग्स को वापस से बुलाया गया और उस किंग्स को वहां पर बिठाया गया, मतलब 1789 से पहले जो सिस्टम थे उस सिस्टम को पहले फिर से ले आया गया। तो इसमें क्या हुआ, ये धीरे धीरे यूरोप में एक बैटल की तरफ जा रहा था इसमें, क्योंकि ये आम जनता ने इसको सपोर्ट नहीं किया था। फिर आम जनता वो चाहते थे डेमोक्रेसी, लेकिन ऊपर से ये किंग्स लोग चाहते थे कि ओल्ड सिस्टम को रेस्टोरेशन किया जाए, मतलब कंजर्वेटिव सिस्टम लिया जाए। तो इसके दोनों के बीच में एक क्लैश स्टार्ट हुआ था यहाँ से। और यहाँ पर क्या हुआ, 1848 ए सर्ज ऑफ नेशनलिज्म स्वेप्ट थ्रू यूरोप व्हिच स्पार्क्ड रेवोल्यूशन फॉर डेमोक्रेसी, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू नेशंस। तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर धीरे धीरे करके 1848 से ही देखा जाए, यहाँ पर जो नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी वो धीरे धीरे करके स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। देखा जाए फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन का और भी 2 स्टेप थे, एक 1830 के जुलाई रेवोल्यूशन, दूसरा 1848 के जो फरवरी रेवोल्यूशन हुआ था। ये फ्रांस से स्टार्ट हुआ था और दूसरे कंट्री में बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो ये रेवोल्यूशन धीरे धीरे करके स्पार्क करना स्टार्ट कर दिया था बहुत सी जगह में। फ्रांस में स्पार्क किया था,
देखा जाए इटली जर्मनी ऑस्ट्रिया एम्पायर के अंदर बहुत सारे जगह में मतलब ये सब धीरे धीरे करके स्विट्जरलैंड में ये सब जगह में धीरे धीरे करके स्पार्क करना स्टार्ट कर दिया था। और इसके वजह से क्या हुआ, वहाँ के जो आम जनता लोग थे वो मतलब जितने ज्यादा मतलब ये वहाँ के जो गवर्नमेंट सिस्टम थे, ओल्ड मोनार्की वाला सिस्टम थे, उसके खिलाफ वो बोलना स्टार्ट कर दिया। वो चाहते थे अपने लिए एक कंट्री, अपने नेशनलिज्म के आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करके अपने लिए एक सेपरेट कंट्री चाहते थे। वो चाहते थे कि किसी और दूसरे कंट्री के अंदर, दूसरे जो जाति के अंदर वो नहीं रहेंगे, अपने जाति के अंदर ही और अपने जाति के साथ साथ ही वो रहेंगे। तो यहाँ पर द मेजर टास्क ऑफ द कांग्रेस में क्या मेजर टास्क लिया गया, द री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्यूडल सिस्टम्स liquidated both the Great French Revolution and the Napoleonic War। तो री एस्टेब्लिशमेंट करना जो फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल मतलब सामंत जो सिस्टम थे, जो 1789 से पहले वाला जो सिस्टम थे, मतलब फ्यूडल सिस्टम जहां पर तीनों स्ट्रक्चर थे। एक सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर में जो मोनार्की वाला सिस्टम आता था, उससे नीचे फ्यूडल लोग और उसके नीचे आम जनता, वही सिस्टम को वापस ले आया जाए। यही चीज चाहते थे 1789 के पहले वाला सिस्टम को लिया जाए। तो उसमें क्या हुआ, ग्रेट फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसके बीच में आ गया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गए थे, और नेपोलियन के बीच में, नेपोलियन के साथ जो जितने भी युद्ध हुआ था, ये सब इसमें क्या हुआ था, ये सब बीच में सब चेंज करके रखे थे। तो ये को हटाकर फिर फ्यूडल सिस्टम को ले आया जाए जो 1789 से पहले था। दूसरा पॉइंट क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ ए नंबर ऑफ ओवरथ्रोन डायनास्टीज। जितने भी डायनास्टी को नेपोलियन बोनापार्ट ने हटा दिया गया था, जैसे स्पेन को कब्जा किया, स्पेन के जो वहां के पहले जो मतलब वहां पर जो डायनास्टी राज करते उसको हटाकर वो अपना वाला प्रतिनिधि वहां पर रखा था। फिर ऑस्ट्रिया, फिर इताली में चेंज किया था, जर्मनी में चेंज किया था, ऐसे करके बहुत सारी जगह में उन्होंने चेंज किया था। तो ये सबको वापस ले आ जाए। खुद फ्रांस में भी यही चीज हुआ था। फ्रांस में जैसे 1789 से पहले बूर्बोन को हटाकर वहां पर बार बार वहां पर गवर्नमेंट चेंज हो रहा था, ठीक है, तो उसके बूर्बोन को फिर से रिस्टोर किया जाए। तो यही चीज यहाँ पर बोला जाए, मतलब जो डायनेस्टी को ओवरथ्रोन किया गया था उसे वापस ले आया जाए। तीसरा, द स्ट्रगल अगेंस्ट द रेवोल्यूशनरी एंड नेशनल लिबरेशन मूवमेंट। तो यहाँ पर है कि ऑब्वियसली जो लोगों के बीच में जो आइडियोलॉजी आ गया, इस आइडियोलॉजी को अचानक से तुम सप्रेस नहीं कर सकते, तो ये तो चलेगा ही। तो वो लोग भी जानते हैं, जो ऊपर में सिस्टम में बैठे हैं, वो भी जानते हैं कि रेवोल्यूशन मूवमेंट चलता ही रहेगा, लिबरेशन मूवमेंट ये भी चलेगा। तो इसमें क्या है कि इसको रोक लगाना है, तो इसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दिया। अपने जो सोल्जर है, इस सोल्जर को भी बोल दिया कि उसको रोक लगाने के लिए। और ऐसा भी मतलब सिस्टम लेकर आया गया था जो वियना कांग्रेस में, कि अगर कोई भी कंट्री में, अगर ऐसे कंट्री में ऐसे कोई टाइप का कोई मूवमेंट है और इस मूवमेंट को रोकने के लिए अगर वो असफल रहा, तो बाहर के कंट्री मिलकर उसको अटैक करेंगे। ऐसा भी सिस्टम ले आया गया था। तो ये वही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है कि द स्ट्रगल अगेंस्ट द रेवोल्यूशन या नेशनल लिबरेशन मूवमेंट के खिलाफ स्ट्रगल किया, मतलब वहां उसके खिलाफ मतलब उसके खिलाफ वार स्टार्ट हो गया, यहाँ से जंग छिड़ गया था उसके खिलाफ। द स्टैब्लिशमेंट ऑफ गारंटीज अगेंस्ट द रिटर्न ऑफ पावर ऑफ नेपोलियन एंड फ्रांसिस रिजम्पशन ऑफ वार्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। तो यहाँ पर क्या है, द स्टैब्लिशमेंट ऑफ गारंटीज अगेंस्ट द रिटर्न ऑफ पावर ऑफ नेपोलियन, मतलब ये स्टैब्लिश किया गया था, ये गारंटी दिया गया था कि नेपोलियन बोनापार्ट कभी भी वो रिटर्न नहीं कर सकते, या उसके वंश का, मतलब उसके जो मतलब वंश का कोई भी व्यक्ति जो फ्रांस में वापस से रिटर्न नहीं कर सकते। एंड फ्रांस रिजम्पशन ऑफ वॉर्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, और फ्रांस को क्या किया, ये जो पूरे वार के लिए जितना भी खर्च हुआ था, ये पूरा वार को पैसा फ्रांस को देना पड़ेगा, उसको मतलब उनको देना पड़ेगा, जिसका अमाउंट बताया गया था 70 करोड़ फ्रैंक के जो मुद्रा में उसका मूल्य था टोटल। द रीडिविजन ऑफ यूरोप इन द इंटरेस्ट ऑफ द विक्टोरियस पावर्स, और ये फ्रांस फाइनली देखा गया कि ये रिडिविजन कैसे हुआ। ये रिडिविजन ऐसे हुआ कि जो विक्टोरियस पावर थे, मतलब ऑब्वियसली जो पावरफुल जो कंट्री थे, उनके मुताबिक ये रिडिविजन किया गया था। यहाँ पर वियना कांग्रेस में बोला गया था कि हम लोग बैलेंस ऑफ पावर करेंगे, हम लोग ये लोगों के हित में काम करेंगे, लेकिन असल में हुआ थे कि जो बड़े बड़े पावरफुल कंट्री थे, ये पावरफुल कंट्री ये चाहते थे कि अपने मतलब वियना कांग्रेस में आए थे सिर्फ अपने हिसाब से पूरे यूरोप को बांटने के लिए। तो उसके बाद चेंजेस मेड एट वियना में क्या क्या चेंज हुआ था। फ्रांस वाज डिप्राइव्ड टू ऑल टेरिटोरीज कॉन्क्वर्ड बाय नेपोलियन। तो फ्रांस को क्या किया, फ्रांस को वाज डिप्राइव्ड, फ्रांस को उसके पास जितना भी टेरिटोरीज थे जो नेपोलियन ने कॉन्क्वर्ड किया था, ये सभी टेरिटोरीज उनसे पास से छीन लिया गया था। रशिया वाज गिवन मोस्ट ऑफ डची ऑफ वार्शा, जो पोलैंड में, तो मतलब
पोलैंड में जो डाची ऑफ वार्सा था, जो नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाए थे, जो अलग से प्रदेश बनाए थे डाची ऑफ वार्सा, जो पोलैंड को लेकर, इसको रशिया के अंदर दिया गया था। और यहाँ पर भी देखा जाए, यहाँ पर भी एक पोलैंड को लेकर, रशिया को लेकर, एक पोलैंड और रशिया के बीच में एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, क्योंकि पोलैंड चाहते थे, नेपोलियन बोनापार्ट ने जो काम किया था, जो उनके लिए अलग से एक प्रदेश बनाया, जो स्टेट उनके लिए अलग से कंट्री टाइप का बनाया ना, जो डाची ऑफ वार्सा बनाए थे, तो पोलैंड चाहते थे कि हमारे लिए अभी वही सिस्टम हो, लेकिन वो रशिया के अंदर जाना उनको पसंद नहीं था, क्योंकि रशिया का बड़ा रूस लोग रहते हैं, पोलैंड में पोलिश लोग रहते, तो दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम था। वो जानते थे कि रूस लोग उनके ऊपर राज करेंगे, तो यही चीज थे कि पोलैंड के अब नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी यहाँ से धीरे धीरे करके स्प्रेड कर रहा था, वो रशिया के खिलाफ जा रहे थे। उसके बाद प्राशिया वॉज गिवन हाफ ऑफ सैक्सोनी, पार्ट्स ऑफ पोलैंड एंड अदर जर्मन टेरिटोरीज। और पोलैंड को बांटा भी गया था, पोलैंड को बांटा गया था, रशिया के पास ज्यादा से ज्यादा चीज दिया गया था, और कुछ दिया गया था, जो कुछ पार्ट दिया गया था जो प्राशिया के अंदर दिया गया था। और प्राशिया में और क्या आया था, हाफ ऑफ सैक्सनी, सैक्सनी के हाफ आए थे, और आधा जर्मन टेरिटोरीज, कुछ कुछ जर्मन टेरिटोरीज भी आए थे प्राशिया के अंदर। तो प्राशिया में एक्चुअल प्राशियन लोग भी एक जर्मनी है, लेकिन तब जर्मन को एक यूनिफिकेशन, तब जर्मन का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था, मतलब जर्मन में कुछ कुछ एरिया जो प्राशिया के अंदर आए थे, और उसके अंदर भी देखा जाए तो पोलिश लोग भी रहते थे, और कुछ सैक्सोनी के लोग भी वहां पर रहते थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जर्मन लोग अभी भी बाहर में घूम रहे हैं दूसरे कंट्री के अंदर। A Germanic confederation of 38 plus states, including Prussia, was created from the previous 300। तो इससे पहले देखा जाए, ये मैंने पहले बोला है, ये 300 बोल रही, यहाँ पर एक्चुअल में 350 होगा। तो देखा जाए नेपोलियन बोनापार्ट से पहले जर्मन जो फेडरेशन थे, जर्मन जो थे, वो टोटल छोटे 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 करके ऐसे करके 350 के ऊपर ज्यादा स्टेट्स में वो डिवाइडेड थे। लेकिन बाद में नेपोलियन बोनापार्ट उन्होंने जब पूरे जर्मनी को कब्जा किया, उन्होंने सोचा कि इतने सारे स्टेट को अलग अलग करके शासन करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने अपने फायदे के लिए पूरे जर्मनी को, मतलब वो 39 फेडरेशन में डिवाइड किया, मतलब फेडरेशन बड़े मतलब अलग अलग जो 350 स्टेट को मिलजुल कर वो 39 स्टेट में डिवाइड किया। अब इसी तरह से वो शासन करते थे, वो एक जर्मन कॉर्पोरेशन को बनाया, जहां पर 38 प्लस स्टेट्स, मतलब 38 स्टेट्स है, और उसके साथ साथ जो प्रशिया है इसको लेकर 39 हो रहा है, तो ये बनाया था। तो ये पहले थे ऑस्ट्रियन रूल के अंदर, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट ऑस्ट्रिया को वहां से हटाया, उन्होंने ये 39 स्टेट को कब्जा किया। तो नेपोलियन बोनापार्ट जैसे उनको 1850 में वाटरलू के बैटल में हारे थे, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे वियना का कांग्रेस हुए थे, तो ये 39 स्टेट को फिर से ऑस्ट्रिया के अंदर डाला गया, लेकिन अब उसे फिर से तोड़ा नहीं गया, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे फिर से तोड़ा नहीं गया, उसे वो 300 या 350 के आसपास वो तोड़ा नहीं गया, उसे अब 39 ही रहने दिया, और उसको ऑस्ट्रिया के रूल के अंदर डाला गया, लेकिन सिर्फ प्रशिया को छोड़कर। तो अभी आ रहा है 38 स्टेट्स, तो 38 स्टेट को ऑस्ट्रिया के अंदर डाला गया, मतलब जर्मनी अभी भी बटा हुआ है। जहां पर देखा जाए प्रशिया अलग हो गया, और बाकी जो जर्मन स्टेट है ये ऑस्ट्रिया के अंदर चला गया, ऑस्ट्रिया के रूल के अंदर चला गया। अब ऑस्ट्रिया वाज गिवन बैक टेरिटोरी इट हैड लॉस्ट रिसेंटली। ऑस्ट्रिया वाज गिवन बैक टेरिटोरी, ऑस्ट्रिया जो वो अपने जो एरिया वो खो गए थे उसके पास से, मतलब उसके पास से कब्जा कर लिया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, इट हैड लॉस्ट रिसेंटली, जो उसके पास से खो गया था, प्लस मोर इन जर्मनी एंड इटली, वो सब उनके पास वापस आ गए थे, उसके साथ साथ जर्मनी और इटली भी उसके पास वापस आए थे। उसके बाद द हाउस ऑफ ऑरेंज वाज गिवन द डच रिपब्लिक, तो एंड द ऑस्ट्रिया नीदरलैंड्स टू रूल। तो पहले क्या हुआ था, जो डच रिपब्लिक जो सिस्टम थे, मतलब डच रिपब्लिक मतलब नीदरलैंड्स में, वहां पर जो हाउस ऑफ ऑरेंज जो थे उसको वापस ले आया गया, और उसको वहां पर क्या है, ऑस्ट्रियन जो नीदरलैंड्स थे यहाँ पर वो राज कर सकते हैं, मतलब नीदरलैंड्स को आप मतलब आप देखा जाए जो नीदरलैंड्स को वहां पर हाउस ऑफ ऑरेंज वहां पर राज कर सकते थे, ये सिस्टम वहां पर आए थे। उसके बाद नॉर्वे एंड स्वीडन वर ज्वाइंट, नॉर्वे और स्वीडन को दोनों एक साथ जुड़ा गया। यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आ रहे थे कि नॉर्वे में अलग जाति लोग रहते, स्वीडन में अलग जाति लोग रहते, तो ये दोनों का बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। उसके बाद द न्यूट्रलिटी ऑफ स्विट्जरलैंड वाज गारंटेड, मतलब स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रलिटी लेगा, मतलब स्विट्जरलैंड अभी अलग से कंट्री रहेगा, ये गारंटी दिया गया। हैनोवर वाज एनलार्ज एंड मेड ए किंगडम, तो हैनोवर को धीरे धीरे करके बड़ा कर दिया, मतलब उसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे स्टेट को उसके अंदर डाला गया और उसको अलग से एक किंगडम बनाया गया। ब्रिटेन वाज गिवन केप कॉलोनी, ब्रिटेन अब यूरोप के मेन लैंड के अंदर तो नहीं आए थे, लेकिन उससे क्या किया, उसके यूरोप के बाहर में जो जहां पर कॉलोनी थे वो सब उसके अंदर डाला गया, जैसे केप कॉलोनी साउथ अफ्रीका, मतलब ये दो अफ्रीका से आते हैं, एंड वेरियस अदर कॉलोनीज इन अफ्रीका एंड एशिया, और एशिया में भी बहुत सारे कॉलोनीज थे, और नॉर्थ अमेरिका में जैसे 3 थे, ऐसे बहुत सारी चीज उनको ब्रिटेन को दिया गया था।
सार्डिनिया वाज गिवन पिडमोंट, ये इटली के वहां पर आता है, पिडमोंट सार्डिनिया ऐसे थे जो इटली के यूनिफिकेशन का टाइम में इसका नाम आएगा। तो सार्डिनिया उसको क्या दिया गया, उसको पिडमोंट दिया गया, नीस दिया गया, सैवॉय दिया गया और जेनवा दिया गया। तो ये सार्डिनिया को दिया गया। उसके बाद द बूरबन फर्डिनांड फर्स्ट वाज रिस्टोर्ड इन द टू सिसिलीज। तो जैसे इटली के साउदर्न पार्ट में वहां पर के पहले बूरबो डायनास्टी राज करते थे, लेकिन पहले नेपोलियन बोनापार्ट आए, उनको हटाया, वहां पर हटाने के बाद वो जगह को कब्जा कर लिया। लेकिन बाद में क्या है, नेपोलियन के बाद वो फिर से वो रिस्टोर किया गया। अब बूरबो डायनास्टी के जो शाखाएं थे, उस शाखा में जो फर्डिनांड वन थे वो उसको वापस ले आया गया सिसिलीस में, मतलब जो साउथ ईस्टर्न इटालिकन पार्ट है वहां पर वो उसको वापस ले आया गया। तो इटाली का मतलब इटाली को फिर से बांटा जा रहा था। ठीक है, इटली के जो नॉर्दर्न पार्ट थे वहां पर ऑस्ट्रिया को कब्जा आता है, और ऑस्ट्रिया के बीच में पेपल स्टेट, और जो नीचे वाला पार्ट वो बूरबो डायनेस्टी के दूसरे शाखा को दिया गया। उसके बाद द डाची ऑफ पार्मा वाज गिवन टू मैरी लुइस। तो डाची ऑफ पार्मा ये किसको दिया गया, मैरी लुइस को दिया गया। उसके बाद द स्लेव ट्रेड वाज कॉन्डेम्ड एट ब्रिटिश आर्गिंग। तो जो स्लेव ट्रेड, ठीक है, दास सिस्टम, ये दास को लेकर भी ट्रेडिंग सिस्टम चल रहा था पहले, तो इसको बंद किया गया। ये सबसे अच्छा चीज हुआ था जो इसको ब्रिटिश के वजह से ये बंद किया गया था। मतलब अभी तक जितने भी काम हुआ है जो वियना कांग्रेस में, यही एक अच्छा चीज हुआ है, स्लेव ट्रेड बंद होना। उसके बाद फ्रीडम ऑफ नेविगेशन वाज गारंटेड फॉर मेनी रिवर्स। तो नदी में वहां पर जो नेविगेशन सिस्टम के लिए एक फ्रीडम मिला, मतलब वहां पर तुम ये गारंटी तुम्हें दिया गया, वहां पर जाकर तुम मतलब नदी में जाकर तुम वहां पर तुम अपने हिसाब से वो जा सकते हो, तो वहां पर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इसका एक गारंटी दिया गया। तो यूरोप पहले वियना, मतलब पहले मैंने नेपोलियन के टाइम में वो मैप दिखाया था कैसे नेपोलियन ने पूरे यूरोप पर कब्जा किया था। अब यूरोप में कैसे चेंज हुआ है, यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना, मतलब कैसे उसके बाद चेंज हुआ था वियना कांग्रेस के बाद, ये पूरा मैप है यहाँ पर। तो ये चीज़ है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग स्लाइड जो है, ये स्लाइड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये है कि वियना कांग्रेस के बाद जो मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, मतलब जो आइडियोलॉजी थे, ये आइडियोलॉजी को कैसे सप्रेस किया गया था और कैसे पुराने सिस्टम को वापस ले आया गया था। अब ये नया आइडियोलॉजी के वर्सेस पुराने सिस्टम, जो कंजर्वेटिव सिस्टम, ये बीनों के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। और ये प्रॉब्लम चला था कम से कम 1850 से स्टार्ट हुआ कर 1848 तक चला था। तो ये और इसके वजह से भी दो बड़े बड़े रेवोल्यूशन हुआ था। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज यही तक, बाय बाय।